कि थिएटर और फिल्म से जुड़ी हुई एक ऐसी पर्सनालिटी हमारे साथ है जो कई कई सालों तक इन विधाओं में पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर चुकी है। उनके काम से, उनकी बातों से आप लोगों को पता चलेगा कि कितनी श्रद्धा और कितनी आकुति होनी चाहिए जब आदमी किसी प्रकार का की संसृष्टि कर सकता है, कुछ नया दे सकता है, कुछ नया। के इन सिलसिलों में जब जब बड़े कलाकार, प्रतिष्ठित कलाकार या संघर्षरत कलाकार बिहार आते रहे, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि बिहार आर्ट थिएटर के प्रांगण में आपको बहुत करीब से हमने पाया और ये बड़ी हमारी बड़ी एक उपलब्धि होती है कि इन लोगों की यात्राओं से सीखकर हम बिहार के कलाकार और बिहार के कलाकार शिक्षणार्थी जो हमारे यहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं, उन सबों को प्रेरणा मिलती रहती है और किस प्रकार से अपने आप को तैयार करें उसके बारे में बहुत कुछ सोचने को मिलता है, अपने आप को प्लान करने का मिलता है। मैं विधिवत जेपी साहब से कहूँगी कि मैडम का परिचय एक हम लोगों को दें ताकि जो नहीं जानते हैं वो अच्छी तरह से समझ सकें, क्योंकि मैं उनके समय को छोटा नहीं करना चाहती। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत और बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतनी लोगों ने इतनी रुचि के साथ हमारे साथ जुड़ने का निश्चय किया। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अनीश जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आएँ और मैडम के बारे में एक संक्षेप परिचय, ताकि जिसकी चर्चा आप करें। धन्यवाद जयप्रकाश जी। आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है, हिस्टोरिक डे है कि हम अनामिका हक सर को यहाँ पर मौजूद पा रहे हैं। लगभग 28 साल पहले 97 में उनका इसी कालिदास रंगालय में सुष्मिता जी एक ऐसा प्रदर्शन हुआ जिसकी स्मृति जिन लोगों ने देखी है आज भी उनके जहन में बसी हुई है, हुरिया। पता नहीं आप लोगों में से अधिकांश लोगों ने देखा होगा या नहीं। ये 97 के दिसंबर की बात है और उसके 2 साल पहले 95 में शायद एनएसडी रेपर्टरी की टीम यहाँ आई थी। तो रेपर्टरी की जो टीम आई तो उसका जो नाटक था राज दर्पण, वो जब प्रदर्शन हुआ, बहुत सारे प्रदर्शन होते रहते हैं, लेकिन आज भी पटना के रंगकर्मियों की जब बातचीत होती है तो उस नाटक के दृश्य, उसकी छवियाँ, उसके बिंब आज भी हम लोगों के जेहन में वो बने हुए हैं। और 95 में जब आई थी तो पटना में एक अखबार शुरू हुआ था, पाटलिपुत्र टाइम्स। तो हम इनके कमरे में राजस्थान होटल में ठहरी हुई थी, वहाँ गए इंटरव्यू लेने और 20 लड़कों के साथ काफ़ी देर तक बातचीत हुई और लिख के मैंने पाटलिपुत्र टाइम्स में उसको कर दिया। और पहली बार मेरा दिल्ली जाना हुआ 96 के फरवरी में, उसके पहले हम दिल्ली नहीं देखेगा। इनसे मिलने गए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में और इनको घेरे हुए थे सारे कई लड़के। उसी साल उनका एनएसडी में सिलेक्शन हुआ था विद्याभूषण द्विवेदी का, 95 में हुआ था, 96 में हम लोग गए थे। तो सारे लड़कों को हटा के उन्होंने अकेले पटना से आए एक लड़के को तवज्जो देके, बहुत महत्व देके बातचीत की और वो हमने उनको अखबार दिया और लगभग 3/4 पन्ने में वो इंटरव्यू आया था। वो कोई सामान, मेरे लिए भी खुशी की बात थी। और 96 में ही विद्याभूषण द्विवेदी का राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के जब वो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट थे, एक एक्सरसाइज के दौरान उनका बहुत दुखद अंत हुआ, मृत्यु हो गई। और वो भी बहुत बड़े कलाकार थे। तो उन्हीं की स्मृति में अगले 1 साल के बाद 97 में यहाँ पर कार्यक्रम हुआ और आपको जान के हैरत होगी कि उस प्रदर्शन में इन्होंने 1 पैसा नहीं लिया था। आजकल के रंगकर्मी को तो बिना पैसे के मैं क्यों जाऊंगा। और हम लोग भी चंदा करके 20 रुपया 25 रुपया करके और इतनी भीड़ थी, सबको टिकट देके, सारे बड़े रंगकर्मी टिकट लेके आए थे। उसी में अनामिका जी का 2000 रुपया गुम हो गया।
तो आज आपको लगता है कि आपको याद भी शायद नहीं होगा, याद है। तो हमको लगा कि हम लोग बोले कि हम लोग कर देंगे, तो बोले कि नहीं नहीं अनीश रहने दो। और इतनी अच्छी स्मृति, कुछ तस्वीरें भी हैं हमको उस वक्त की। और दो बातें अंत में जरूर कहेंगे कि बहुत कम लोग रहे हैं भारत के रंगमंच में जिनके लिए इस तरीके से उन्माद तो नहीं कहेंगे, लेकिन इतना एक उत्साह, इतना आवेग, इतना ज्यादा उनको लेके, जैसे ही अनामिका हक सर का नाम आएगा तो आप न्यूट्रल नहीं रह सकते, अरे अनामिका हक सर। और जिन लोगों ने भी नाटक देखा है, और पढ़ाई तो इनकी वैसे हुई, एनएसडी में रही, रंगमंच करती थी, लेडी श्री राम कॉलेज का एक ड्रामेटिक सोसाइटी था मैडम, उसमें फिर बाद में इनको लगा कि फॉर्मल ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो ये एनएसडी आए। एनएसडी के बाद उस वक्त दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन था थिएटर ट्रेनिंग का, मॉस्को में। लंदन में राडा वगैरह भी 1 ही साल का कोर्स करता था, वो 6 साल का कोर्स था जहाँ तक हमको याद है। 1 साल शायद रशियन लैंग्वेज पढ़ाते थे और 5 साल और दुनिया के बेस्ट डायरेक्टर्स थे मॉस्को आर्ट थिएटर में। स्टानिस्लावस्की का देश, जहाँ सब लोग जानते हैं, माई लाइफ इन आर्ट, अगर उनकी किताब पढ़े होंगे तो याद होगा, या मेथड एक्टिंग जिसको कहते हैं, वहाँ रही। और उसके बाद यहाँ आके रंगमंच में एनएसडी के साथ बाहर भी इनको, हालांकि रंगमंच में जी इनको सब कहता है कि एक्सपेरिमेंटल हैं, बहुत प्रयोग बहुत करती हैं। तो जितना जो पुराना दिमाग का लोग रहता है, पारंपरिक दिमाग वाला को, उसको कुछ भी नया कीजिएगा तो एक्सपेरिमेंटल करके खारिज करने की कोशिश करेगा। तो ये बहुत अभी ये दिक्कत है रंगमंच में, एनएसडी में भी दिक्कत है। अरे वो तो एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंट करती है। अरे तुम्हारा दिमाग कंजर्वेटिव है, इसलिए वो एक्सपेरिमेंट लग रहा है। तो ये एक बात होती है। अंत में सिर्फ एक बात कहेंगे, ये जो फिल्म बनाई, मैं घोड़े को जिलेबी खिलाने ले जा रिया हूं, तो हमको लगी क्या बनाई है। तो पता चला कि किसी इनकी चाची वगैरह थी या क्या थी, कोई रिश्तेदार थी, कोई जा रही थी तो कोई तांगा वाला मिला कि ए रुको ले चलो, तो बोला कि नहीं मैडम अभी घोड़े को हम, तो बोले यार ये तो जबरदस्त ये है, तो हमको ये। और ज़्यादा नहीं, और बातें आएंगी तो जयप्रकाश जी करेंगे। एक बात और जानना चाहिए आप लोगों को अनामिका हक सर के बारे में। इनकी बहन नंदिता हक सर भारत की जो बड़ी मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, जबरदस्त शख्सियत, और इनके पिताजी पीएन हक सर, भारत में जितने जो गोल्डन पीरियड होता है भारत की राजनीति में आज़ादी के बाद, इसमें जितने बड़े बड़े काम हुए किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, जैसे बैंक का राष्ट्रीयकरण, बीमा का राष्ट्रीयकरण, कोयला का, प्रिवी पर्स को समाप्त किया गया, पेटेंट एक्ट को प्रोसेस को पेटेंट करने, जितनी बेहतरीन जो काल है जिसको कि आज ही सारा केंद्र सरकार खत्म करने की कोशिश कर रही है, उसे वन ऑफ द की आर्किटेक्ट इनके पिताजी भी थे। तो पिताजी और अनामिका हक सर की शानदार शख्सियत के लिए एक बार कस के ताली बजा के आप लोग स्वागत कीजिए। और अब मैं आग्रह करूंगा अपने आलोक जी से और सुष्मिता जी से कि यहाँ स्थान ग्रहण करेंगे यहाँ पर, और जयप्रकाश जी आएंगे और ये बातचीत होगी। बातचीत के बाद आप लोग में ही इनसे सवाल करेंगे। आलोक दा यहाँ चले आए। हेलो, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूँ भारत आर्ट थिएटर को मुझे बुलाने के लिए और इस तरीके की इज्जत देने के लिए। और मैं ये कहूँगी कि अनीश ने जिस तरीके से थिएटर को और नए तरीके के एक्सपेरिमेंट्स को, नई तरीके की आवाज़ों को सपोर्ट किया है, ऐसे वक्त में जब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, जब ये लिटरली बोला जा रहा था कि ये थिएटर है ही नहीं, हम लोगों ने एक्चुअली ग्लोबलाइजेशन के ऊपर काम किया था। हुरिया जो कि यहाँ आया था, और वो बिल्कुल उसका जो आकार और स्ट्रक्चर वो बिल्कुल अलग था। और उस वक्त जब लोग उसको नकार रहे थे, कह रहे थे कि ये हो नहीं सकता, उस वक्त हम लोग पटना आए और इतनी अच्छी तरीके की बातें हुई, और जिस तरीके से इन्होंने इंतज़ाम किया था, हम लोगों का विचार विमर्श हुआ था,
ये मैं कभी कभी नहीं भूल सकती हूँ, मेरे दिल में ये अंकित है और मैं हमेशा शुक्रिया अदा करती हूँ आपके कि ये हमें मौका मिला वाकई। और अब शुरू करते हैं आपकी बातचीत, आपके सवाल जी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। लंबे समय बाद आप पटना आई और हमारे जितने कई नए सारे साथी हैं जो नाटक से जुड़े हैं, और हमारे बीच रणधीर भैया हैं, अभिषेक हैं, बिहारी जी हैं, नीलेश मिश्रा जी हैं, इधर हृदय नारायण जी हैं, तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम एक बहुत ही इनफॉर्मल बातचीत, बिल्कुल, ताकि बिल्कुल, हाँ, हम ज़्यादा से ज़्यादा समझ सके, सीख सके। पटना के लोग आपको सच में बहुत प्यार करते हैं। बहुत हमारे यहाँ रणधीर बैठे हुए हैं जिनके साथ बहुत आपने काम हमारा भी जी किया है। हम लोगों ने काम किया है, बहुत कर्मठ, बहुत कमाल के डायरेक्टर भी हैं। तो ये हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी डेडिकेट करी है थिएटर के लिए। तो पटना के साथ तो मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। विजय स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे लोगों के। को आप लगभग 30 साल हो गए और 97 में मैं आई थी। हाँ, तो इतने दिनों के दरमियान आपको पटना की कभी याद नहीं आई? नहीं देखिए, याद तो आई, मगर ये होगा कि आपको 97 में मैं आई और उसके बाद कुछ ऐसा फेर हुआ कि जिंदगी कई बार होती है ना, मोड़ ले लेती है। हमारे फादर की डेथ हो गई थी 98 में कैंसर से, तो 2-3 साल उसी में निकल गए थे, है ना। और उसके बाद बहुत सारी मतलब चीजें हुई। दूसरी बात, आने के लिए फिर निमंत्रण भी तो चाहिए ना। अब हम हमेशा अपने आप को इनवाइट करके, तो अगर कुछ ऐसा मौका मिलता है तो आने के लिए तैयार है। बीच में कुछ तबीयत भी खराब थी, बहुत सारे हादसे भी हुए हैं, और तो मैंने एक बार बुलाया था तो मैं नहीं आ पाई थी, राजेश ने बुलाया था। बाकी बुलाने पे होता है। अब खुद आप क्या कहें, हेलो आइए मुझे बुलाइए, ऐसा नहीं है। नाटक जरूर मैं यहाँ नहीं ला पाई हूँ। हमने उचक्का भी किया है, वाटर किया है, बावला किया है, बहुत सारे नाटक किए हैं, मगर कुछ ऐसा अवसर कि उसको हम लेके आए, वो डेफिनेटली निमंत्रण के ऊपर डिपेंड होता है, इसलिए। यहाँ के लोगों ने 2 प्रदर्शन आपके देखे, जी, जी, राज जी। दर्पण और हुरिया जी। हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी अभी एक फिल्म भी आई जो अपने नाम की वजह से ज्यादा चर्चा में रही कि हाँ। कुछ अब तक हम लोग सुनते थे कि वो अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, ये भी बताते थे कि सबसे ज्यादा लंबा नाम किस फिल्म का है। तो मुझे लगता है उसका रिकॉर्ड भी आपकी फिल्म ने तोड़ दिया है। तो आप रंगमंच से जुड़ी रही, आपने इंडिया में ट्रेनिंग लिया, फिर मॉस्को गई, बहुत सारी बातें आपने नाटकों के माध्यम से लोगों से कही। क्या कुछ ऐसा रह गया था, छूट गया था, जो हम रंगमंच के थ्रू नहीं कह सकते थे? जी, तो आप सिनेमा की तरफ शिफ्ट हो गए। हालांकि मैं आपको बताऊं, इस फिल्म को बनाने के लिए इन्होंने अपना घर तक बेच दिया। नहीं, घर नहीं बेचा, मगर हाँ घर डेवलपर को दिया था, उसके पैसे लगा दिए थे इसमें, और लोन्स ले लेके ये फिल्म बनी है। मुश्किल से क्राउड फंडिंग करके, बहुत क्राउड फंडिंग करके बनाई है ये फिल्म। फिल्म इसीलिए करी क्योंकि देखिए, हमारा जो है पहला प्यार मोहब्बत तो थिएटर से ही है। हमें उन लोगों में से नहीं है जिसको या बॉलीवुड को खोज रहे हैं या कहीं भी हम उस क्षेत्र में नहीं जाना चाह रहे हैं। फिल्म इसलिए चुनी, फिल्म का माध्यम इसलिए चुना कि मुझे बहुत सालों से दिलचस्पी थी कि पुरानी दिल्ली में जो लोग मजदूरी कर रहे हैं, जो हमारा सदर बाजार है ना, नया बाजार है, उसमें रेडी वाले हैं, उसमें लोडर हैं, उसमें झिल्ली वाले हैं, उनके ऊपर गुजरती क्या है। हम लोग तो कह देते हैं मैस कह के उनको हम अलग कर देते हैं, मगर एक्चुअली उनके साथ क्या गुजर रहा है, क्या जिंदगी है। और मुझे दिलचस्पी हुई कि सपने क्या हैं उनके, कि वो रात दिन जब सोते हैं उठते हैं तो उनके जहन में किस तरीके के सपने आते हैं। और उनकी हमने एक क्वेश्चनेयर लिखा था कि सपने क्या आते हैं, आपको डर किस चीज से लगता है, आप पैसे के साथ क्या करेंगे, आप जब दिन में चलते हैं तो कुछ ऐसी कुछ यादें होती हैं आपके जहन में, यानी कि एक सामाजिक इतिहास। वो चीज थिएटर में बहुत मुश्किल है। हालांकि हमने थिएटर के उसमें जो 4 मुख्य लोग जो रोल कर रहे हैं वो थिएटर के ही हैं, बाकी 350 लोग सड़क के लोग हैं। दूसरी बात, पुरानी दिल्ली की खासियत यह है कि उसमें तरह तरह के इतिहास है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी है,
आपके पास मध्यकाल की हिस्ट्री भी है, और जो प्रवासी आ रहे हैं यूपी से, बिहार से, और आके बस रहे हैं पुरानी दिल्ली में, तो तरह तरह के, एक तरह की परतें हैं। आपको मुगल आर्क भी दिखेगा, आपको प्लास्टिक की टंकी भी दिखेगी, आपको एक आदमी मजदूरी करते हुए भी दिखेगा, तो दूसरी तरफ से कबाब और फिरनी और एक पुरानी जो कल्चर है और जबाने वो भी दिखेंगी। आपने ठीक कहा, अभी जो सिनेमा है, आम आदमी, साधारण आदमी तो बिल्कुल गायब हो गया है। फिल्मों में गांव गायब हो गए हैं, किसान मजदूरों की बिल्कुल ही नहीं आएंगे। तो उस नज़रिए से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। तो ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया कि हम इस तरह की फिल्म बनाएं कि जो हमारा नायक हो बिल्कुल साधारण आदमी हो, जैसे प्रेमचंद के नायक होते थे, किसान है, मजदूर है? देखिए, ये तो हम लोग सब यहाँ, अब चाहे अनीश हो, आप हो, रणधीर, हम लोग सबका एक सामाजिक कंसर्न तो रहा है। आलोक जी हैं, इनकी तो उन्होंने हमें बहुत प्रेरित किया इनकी कविताओं से, काम से, तो ये प्रेरणा तो रही है हमारी। और साधारण लोग की जहाँ तक बात है, घर में भी ऐसे ही था कि हमारी मतलब बहन थी, एक्टिविस्ट थी, तो साधारण लोगों के साथ हमेशा एक कम्युनिकेशन और वो था। और हमेशा ये लगता था कि साधारण लोग कह के हम साधारण लोग हैं क्या? हमने तो बस कह दिया मैस है, साधारण है, मगर वो उसकी जिंदगी में हो क्या रहा है? ये तो ठीक है, सबको मालूम है कि पैसा नहीं है, लड़ रहे हैं, कर रहे हैं, मगर भाई वो सोच क्या रहे हैं? तो वो सोच और वो डिग्निटी के लिए हमने ये फिल्म बनाई है। आजकल रंगमंच बहुत पुरानी विधा है, लेकिन सबसे कम बातचीत होती है। साहित्य का सब जगह कब्जा हो गया है, कविता पे बात हो रही है, कहानी पे बात हो रही है, रंगमंच पर बहुत कम बात होती है। क्या रंगमंच का, खासकर अगर हिंदी पट्टी की, हिंदी प्रदेशों की बात करें, हिंदी रंगमंच की बात करें, तो क्या अब तक हमने कोई अपना दृष्टिकोण डेवलप हम नहीं कर पाए हैं क्या, कि हमारा रंगमंच कैसा हो और किसके लिए हो? देखिए, प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हमें एक तरह की परिभाषा दी गई थी। पता नहीं आप लोग में से कितने लोग थिएटर से वाकिफ हैं और थिएटर हिस्ट्री को जानते हैं, मगर जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बना था 1950s में, तो हम लोग आज़ाद हुए थे, देश आज़ाद हुआ था, तो हमें एक तरीके की परिभाषा मिली थी कि थिएटर ऐसे करना है, इस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए। NSD बनी थी, उनकी अलकाजी साहब की अपनी सोच थी, वो राडा से आए थे, वो भी एक बहुत ज़रूरी सोच थी। लेकिन उसके बाद मेरे जो गुरु थे, मतलब कारन जी थे, हबीब साहब के साथ भी मेरा बहुत इंटरेक्शन रहा है, तो ये लोग ये प्रश्न उठाते थे कि हिंदुस्तान में किस तरीके की थिएटर होने चाहिए, क्या परिभाषाएं हैं थिएटर की, क्या सिर्फ हम एक यथार्थवाद में उसी में हम रहेंगे, एक टाइप का रियलिस्टिक थिएटर में रहेंगे, या हम लोग इसकी परिभाषा बदलेंगे, हम लोग कुछ नए विचार लाएंगे, नए स्ट्रक्चर्स लाएंगे। क्योंकि स्ट्रक्चर भी हमारे यहाँ जो जिस तरीके के का विकास होता है प्लेस का, शुरुआत हुई, मध्य हुई और अंत हुआ, ये हमने वेस्ट से लिया है। ये हमारा स्ट्रक्चर एक्चुअली है नहीं हिंदुस्तान का। अगर आप हमारे किसी भी पुराने फोक टेल्स को लीजिए, आप इवन रामायण और महाभारत को ले लीजिए, तो सर्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं। उसके बाद आप अपनी बिहार की लोक कथाएं को लीजिए, तो वो कट एंड लीप, कट जंप होता है, दूसरी तरह पे आता है, फिर कट होता है, फिर जंप होता है, और तरह तरह की उसमें सिंबॉलिक अर्थ भी निकलते हैं। वो सिर्फ ये एकदम इस तरीके की रियलिज्म से जो कि प्रचारित है, जो कि पॉपुलर है, उससे हटके है। मगर क्योंकि हमारे उपनिवेशवाद था और हम उसी चीज में ही हम फंस गए कि ये थिएटर है और कोई और जो कर रहा है वो थिएटर नहीं है, ये गलत है। जितने थिएटर के लोग हैं, जब हमारे देश में इतनी सारी भाषाएं हैं, इतनी सारी शैलियां हैं, हमारे पास इतनी तरीके के लोक नाटक हैं, पारंपरिक नाटक हैं,
तो और उनकी भाषाएं अलग हैं, उनके स्टाइल्स अलग हैं, तो क्यों जब हम शहर की बात करते हैं तो हम शहरी भाषा को हमने एक तरह से बना दिया है कि नहीं भाई ये थिएटर है, ये थिएटर नहीं है ना। तो मैं ये कह रही हूं कि हम लोगों ने स्पेशली 90s में जब मैं आई, हमने उन परिभाषाओं को प्रश्न किया कि हमें इस तरह के स्ट्रक्चर्स नहीं चाहिए। हम एक पोस्ट ड्रामेटिक स्ट्रक्चर बोलिए, हमने चीजों को काट के, हमने नॉवेल्स लिए, हमने डिवाइज्ड टेक्स्ट, डिवाइज यानी कि हम शुरू से, जैसे राज दर्पण था वो ब्रिटिश काल के ऊपर था, ब्रिटिश ने क्या कानून लागू करे थे हिंदुस्तान में, और उन्होंने सब फोक थिएटर को बंद किया था, नील दर्पण को बैन कर दिया था। तो ये किस तरीके की लीगल, और उन्होंने कह दिया था ये सब अश्लील है। भाई अश्लील क्या है? फोक थिएटर हमारा अश्लील है क्या? आपका हक क्या था इस चीज को करने के लिए? तो हमने 94 के बैच, इसमें विजय कुमार भी शामिल हैं, यहाँ के बहुत प्रसिद्ध एक्टर हैं, हमने सामाजिक इतिहास लिया, हमने इश्तिहार लिए, हमने पुरानी फोटोज ली, हमने उस जमाने की लीगल प्रोसीडिंग्स, जो कोर्ट में प्रोसीडिंग्स ब्रिटिश और इंडियन के बीच में था, उन सब चीजों को लेके बिल्कुल हमारे पास सिर्फ एक सीन बना हुआ था, बाकी पूरे स्टूडेंट्स ने मिलके हमने ये नाटक खड़ा किया। तो वो भी था, हुरिया भी बिल्कुल इस तरह का कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं और हमारी पूरी, मतलब हम लोग भूल रहे हैं हम हैं कौन, हम क्या हैं, उसके ऊपर वो भी डिवाइज्ड टेक्स्ट है। तो वो हमने शुरू किया, स्ट्रक्चरिंग कैसे होनी चाहिए, आकार नाटक का हट के कैसे हम कर सकते हैं, हम कैसे इस चीज को बयान कर सकते हैं। तो इस चीज, और क्या हो रहा है कि ये हमेशा द्वंद्व है, जो अनीश ने कहा, उन लोगों में ये नाटक ऐसे होना चाहिए, ये सब कुछ। अभी भी आप अगर फिल्म देखने आएंगे तो कल बहुत अच्छी बहस हुई हमारी, उसमें हम लोगों ने 20 लोग जो सब्जी बेचते हैं उनको बुलाया, ठेठ जो सब्जी सड़क पे बेचते हैं उनको बुलाया, कुछ स्टूडेंट्स आए थे 10-15, कुछ अपने नॉर्मल जो एक होते हैं थिएटर में आते हैं विजिटर, और उन्होंने मतलब बयान किया कि ये तो किसी को फिल्म समझ में नहीं आएगी। तो मैंने कहा आइए जो सब्जी बेचते हैं उनसे पूछते हैं। मैंने उनसे पूछा तो शांत, उनको आदत है नहीं अपनी चीज बयान करने के लिए, तो मगर जो सब्जी जो बेचते हैं रेडी पे, उन्होंने कहा ये तो कोई मुश्किल फिल्म नहीं है, ये तो मेरी जिंदगी के बारे में है, मुझे तो रोज मारा जाता है, पुलिस की मार भी खाता हूं, रोज की मैं मार खाता हूं। और ये जो आपने सीन दिखाया था कि जमीन फट रही है, कहते मैं जब पूरे दिन मजदूरी करता हूं तो कभी कभी मुझे लगता है कि जमीन फट जाए और मुझे ले, तो मुझे तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आपको क्यों समझ में नहीं आ रही है? तो बाकायदा उनको चुप रहना पड़ा कल जो कह रहे थे, इसलिए नहीं कि मुझे, मैंने कहा देखिए मुझे तारीफ से कोई मतलब नहीं है कि आप कहें अरे बहुत अच्छी फिल्म है, मुझे बिल्कुल वाद विवाद चाहिए, मगर इसलिए हमने रियल लोगों को बुलाया था। यहाँ ओम भी बैठे, उन्होंने इसको रिकॉर्ड भी किया है कि यहाँ जिस तरीके से हमें जवाब मिले थे, लंबा नहीं बोल पाए क्योंकि आदत नहीं है बयान करने की, मगर जो ठेठ लोग थे उन्होंने कहा ये हमारी जिंदगी है, और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि आम लोगों को एब्स्ट्रैक्शन से प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी को भी पूछिए, बिहार में किसी से पूछिए कहाँ जा रहे हैं, आपको सीधा जवाब नहीं मिलेगा। अगर आप गांव जाइए, क्यों रणधीर, हाँ ये अच्छा समुद्र पार कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, मतलब मुहावरों में बात करेंगे, किसी चीज की तुलना से बात करेंगे, किसी चीज का उदाहरण से बात करेंगे, कभी सीधा जवाब नहीं मिलता है। ये हिंदुस्तान की परंपरा है दोस्तों। आप ये मत कहिए कि सिर्फ एक पर्टिकुलर वेस्टर्न स्ट्रक्चर, नेचुरलिस्टिक स्ट्रक्चर वही हिंदुस्तान है या वही हिंदुस्तानी थिएटर है। इस चीज के बारे में मैं बहुत जोर लगाती हूं और कोशिश करती हूं कि अपने काम में हमेशा इस तरह की चुनौतियां हों। तो अभी का जो जैसे आपका ये फिल्म का विषय रहा, अभी अगर अभी के रंगमंच की बात करें तो क्या अभी का रंगमंच इन तमाम सवालों को उठा रहा है क्या? और जो नाटक के निदेशक हैं वो कितना अपनी सोसाइटी को या उसके तनाव को, उसके कंट्राडिक्शन को समझ पाने में सक्षम हैं और उनके काम में ये शामिल हो रहा है? मैं ये कहूँगी कि संस्था, अगर मैं बात कहूँ, जैसे
NSD है, भारतेंदु है, संस्थाएं तो नहीं कर रही हैं कुछ मेरे हिसाब से, मगर जो व्यक्तिगत लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने व्यक्ति, क्योंकि मैं अभी भी हाल में कमिटी, तो लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं। अब बहुत अच्छा काम है ये नहीं कहूँगी, मगर ऐसा नहीं है, हमने यूपी के कुछ प्लेस देखे, लोग उठा रहे हैं मुद्दे, ऐसा नहीं है, आपके यहाँ भी उठा रहे हैं मुद्दे। ये मैं कहूँ कि कुछ लोग नई जबान में बात कर रहे हैं, कुछ लोग उस पुरानी जबान में बात कर रहे हैं, और मगर जितना होना चाहिए, जितना पहले एक आंदोलन की तरह से था, सामूहिक काम था, वो कम हुआ है। और दूसरी बात है कि यहाँ बहुत सारी जो संस्थाएं हैं वो एक तरीके की थिंकिंग, थॉट प्रोसेस जो कि जुड़ी है आजकल की गवर्नमेंट से, उसने टेक ओवर कर लिया है। तो बहुत सारे लोग अपनी चीज़ को बयान करने से घबराते हैं, डरते हैं, बोलते नहीं हैं, मगर ऐसा नहीं है। केरला में जैसे काफ़ी सशक्त थिएटर है, जगह जगह है, नॉर्थ ईस्ट में भी है थिएटर। कितनी जबान नहीं है या नहीं है ये तो देखना पड़ेगा। जितना होना चाहिए, जितना उठना चाहिए लोगों को, युवा को, कम्युनिटी थिएटर और होने की ज़रूरत है, ये मैं कहूँगी। मुझे लगता है हिंदी रंगमंच में ऐसा नहीं है कि लोग बोल नहीं रहे हैं, उनको कई बार टूल्स नहीं है कि इस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ, मैं किस जरिए से बोलूँ, है ना, किस तरीके के आर्टिस्टिकली बोलूँ। मगर ऐसा कि बिल्कुल नहीं है, नहीं कहूँगी कि बिल्कुल किसी, बहुत लोग नहीं, कुछ नहीं है। अगर आप घूमिए अपने तरीके से, लोग जैसे कारण जी हमारा कहते थे कि आपका काम है मैदान बनाना। मीनार होता है, मैदान होता है, मीनार भी जरूर, मैं उनसे बहस करती थी, कारण जी मीनार भी चाहिए क्योंकि वो रोशनी दिखाता है आगे के लिए, वो आपको जबान की बात बताता है। और जो मैदान भी चाहिए क्योंकि उस पुख्ता मैदान से एक नई चेतना बनती है, जो कि यहाँ बिहार में आप लोगों ने साबित किया है। जिस तरीके के दर्शक हैं, जिस तरीके की सोच विचार है, जिस तरीके के आप लोगों ने क्रिएट किया है, स्पेशली जब मैं तब आई थी, इतना बढ़िया दर्शक, इतने सवाल, इतने जवाब, इतने तरीके के हमारे आर्ग्यूमेंट्स हुए थे। हालांकि अब वो वाला माहौल मुझे उतना नहीं दिख रहा है अभी, किन्हीं वजहों से, किन्हीं कारणों से, मगर है ऐसा कि हम बिल्कुल ही नेगेटिव हो जाए नहीं है, मगर अब हमें जूझना बहुत सारी चीज़ों से पड़ रहा है। माफ़ कीजिएगा, हमें एक बहुत अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, उससे भी जूझना पड़ रहा है। हमको अपनी बात कहने के लिए बहुत बुलंद आवाज़ चाहिए, हाँ, और उसमें बहुत ताकत चाहिए, उसमें डिगे रहने के लिए और ना डरने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं। जैसे आप जिस तरह के नाटक करते रहे, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करते रहे हैं, रणधीर जी भी लगातार, और इनसे हम लोगों की भी बात होती है, तो एक तलाश है कि कौन सी ज़बान, कौन सी भाषा हमारी हो अपनी बात कहने का। तो अभी जो जिस तरह एक बहुत सारे लोग हैं जो फिजिक का बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो कई ये भी बहस है कि अरे ये क्या वाकई नाटक है या कुछ सर्कस जैसा लोग कह देते हैं कि ये तो करामात है। तो ये भी बहस चल रही है अभी रंगमंच में। तो क्या अभी कौन सी भाषा जो रंगमंच की हो, जो हमारी सोसाइटी के लिए बेहतर हो? मैं आपको देखिए जवाब ऐसे देती हूँ कि आपने तो स्टैनिस्लाव्स्की तो कह दिया, मगर आप शायद भूल गए हैं कि 1930 में जब क्रांति हुई थी रशिया में, तो स्टैनिस्लाव्स्की तो एक थे, उसमें मेयर थे, ताइरोव करके थे, कुर्बस करके थे। इनके तो थिएटर जाके हजारों एक्टर्स जाके स्ट्रीट पे काम करते थे, इसको मैस पेजेंट्स बोलते हैं, यानी कि 300-400 लोग मिलके और परेड करके, वो भी एक थिएटर का फॉर्म था। कुछ लोगों ने, जो मेयर होल खुद स्टैनिस्लाव्स्की के शिष्य थे, उन्होंने कहा मुझे ये सब पसंद नहीं है, और बहुत प्यार करते थे स्टैनिस्लाव्स्की को, कोई झगड़ा नहीं था। जैसे हमारे यहाँ तो झगड़े हो जाते हैं, वो ये है, वो ये है, अरे भाई है तो है। तो वो सर्कस भी यूज करते थे, एक्रोबैटिक्स यानी कि पूरे शरीर का इस्तेमाल, एक्रोबैटिक्स को भी इस्तेमाल करते थे। वो ये कहते थे कि हमें स्टेज चाहिए नहीं, स्टेज का कोई मतलब नहीं है।
और अगर स्टेज भी है तो लेनिन ने कहा था स्टैनिस्लावस्की को, आज अपना जो है हॉल को खोलिए, जिसमें जो लोग फैक्ट्री में हैं, जो लोग उनके कपड़े और कोट्स गंदे हैं, बूट्स में मिट्टी लगी है, उनको घुसने दीजिए हॉल में। तो बात ये नहीं है कि ये थिएटर होना चाहिए या नहीं होना। अगर किसी का रुझान है, बंसी जी थे, उन्होंने एक्रोबैटिक्स के ऊपर काम किया, बंसी कौल जी ने, भाई एक्रोबैटिक का थिएटर करो, किसने रोका है? कौन रोकेगा? उनकी हिम्मत कैसी है रोकने की? अगर आपको लगता है कि मुझे, जैसे मैंने बादल जी के साथ 2 साल किया, बादल सरकार, अगर आप लोग में से कोई जानते हो, तो बादल सरकार का जो फिजिकल थिएटर था, कितना सा भी हम लोग पूरी की पूरी छलांग फलांग ट्रस्ट गेम्स, हमारा थिएटर ही पूरा फिजिकल था। वो चौक पे जाते थे, परफॉर्म करते थे, वो रेलवे स्टेशन पे जाते थे, सड़क पे जाते थे, लोगों के द्वारों में जाते थे। तो ये भी थिएटर है। क्यों आप यही मैं कह रही हूं, ये भी फॉर्मुलेशन सही नहीं है कि ये क्या थिएटर है या होना चाहिए। तो मैंने अभी यही कहा कि प्लीज, ये भी थिएटर है, फिजिकल थिएटर भी थिएटर है, टेक्सचुअल थिएटर भी थिएटर है, सर्कस एंड थिएटर भी थिएटर है, नाच गाना म्यूजिकल थिएटर भी थिएटर है। किसने मतलब कौन है जो इस तरीके की, मतलब उन्होंने एक शासित कर दिया है ये थिएटर। अच्छा, फिर एक मूवमेंट शुरू हुआ, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे लोग वीडियो यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, आप लोग भी फोन पे हैं। अब ये हो गया कि बंद करो इसको, टेक्नोलॉजी। तो मैंने कहा ऐसा करिए, हम लोग सब गुफा में जाके रहते हैं, गुफा में रहते हैं, लाइट क्यों यूज कर रहे हैं, फैन क्यों यूज कर रहे हैं? हाँ, आप हॉल में जाते तो लाइट एंड फैन तो है ना बॉस, टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो जिसका मन है तुम करो यूज टेक्नोलॉजी। हाँ, बस तुम ये कहो कि यही थिएटर है टेक्नोलॉजी, वो भी नहीं है। तुम्हारा मन है, प्लीज, तुमको मन है, मान लो आप किसी चीज से गुजर रहे हैं इंस्टा पे, आपका मन है कि मैं इंस्टा को यूज करते हुए एक नाटक बनाऊं, करिए ना। हाँ, ये झूठा एक्सपेरिमेंट नहीं होना चाहिए, एक सत्य की बात चलनी चाहिए। आर्ट इज ट्रूथ। आपका अगर ये सत्य है कि मेरे ऊपर ये गुजर रहा है, आज प्रूफ है आपको, तो पता नहीं मालूम है कि नहीं, कि जुकरबर्ग के ऊपर ट्रायल चल रहा है, मार्क जुकरबर्ग जिसने फेसबुक और इन सब चीजों को बनाया है, उनके ऊपर ट्रायल चल रहा है कि जो यंगस्टर है उनको मेंटल डिप्रेशन में जा रहे हैं अमेरिका में, और हमारे यहां भी हो रहा है। मैं इतने केस जो एटलीस्ट मैं बॉम्बे की बात कर सकती हूं, सुसाइड अटेम्प्ट्स, डिप्रेशन, क्योंकि आप पूरे दिन अंदर हैं, आप उस इंस्टा पे हैं, आप उस फोन पे हैं, आप लाइक पे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप जब तक उतरेंगे नहीं समाज में, फिजिकली जमीन पे, जिस तरीके से जो थिएटर ही आपको ये अपॉर्चुनिटी देती है, इवन फिल्म नहीं देती है, तब आप कुछ कमेंट कर सकते हैं, तब आप थिएटर जिंदा रख सकते हैं। फॉर्म आप अपना चुनिए। आप लोग यंगस्टर्स हैं, अपना फॉर्म अब बनाइए ना, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि चुनौती दीजिए, कुछ ऐसा फॉर्म लाइए कि हम लोग हक्का बक्का रह जाए। मैं इंतजार करती हूँ कि हमारे ही स्टूडेंट्स हमको चैलेंज करके कहें ये बकवास कर रही हो तुम, चलो मैं नया कुछ कर रहा हूं या कर रही हूं। अगर ये नहीं है तो आप बैठे रहिए, गोष्ठियां करिए, अरे ये थिएटर है, वो नहीं है। ये बर्बाद कर रहा है इस मुल्क को। एक्चुअली ये कोई चीज हम नई उपज हो नहीं रही है, कुछ कुछ कोने में हो रही है। तो हर तरीके के थिएटर को हम, जैसे हम फोक थिएटर में हर तरीके के थिएटर को मानते हैं, इसीलिए मैं कहती हूं कि अर्बन थिएटर में भी उसी तरीके के मूवमेंट्स होने चाहिए। लेकिन इसमें कई बार ये लगता है कि कई सारे नाटक हमने भी देखे यहाँ, या दिल्ली में 1-2 देखने का मौका मिला, तकनीक है, बहुत सारी बात है, वीडियोस का इस्तेमाल है, तो कई बार ये खतरा भी रहता है कि हमारा जो मूल कंटेंट है, जो हम कहना चाहते हैं, वो कहीं दब जा रहा है और नीचे चला जा रहा है। ये डिपेंड करता है कि निर्देशक कितना सशक्त है। अगर आपने यहाँ के जो पुराने स्टाइल के नाटक भी तो घिसे पिटे हैं ना, कितना आप देखेंगे, वही तो उसमें भी तो खतरा है कि आप वही चीज, वही फॉर्म, हाँ बात कही जा रही है मगर बदलने का वक्त आ चुका है। जब इवन इप्टा बना था तो इप्टा एक क्रांतिकारी संगठन था, वो नई जबान, नए म्यूजिशियंस, नए लोगों को लेके, मगर अगर वो उस टाइम का इप्टा और आज का इप्टा बदलेगा नहीं
तो फिर क्या फायदा? हमको बदलना पड़ेगा, हमको अपनी जबान खोजनी पड़ेगी। और डेंजर तो है, मगर हर चीज में डेंजर है। इसमें ये नहीं कि टेक्निकल यूज करो तो डेंजर है। हाँ, कोई ऐसे ही यूज कर रहा है फैंसी और उसमें कोई ट्रूथ नहीं है, जो कि मैंने अभी यही कहा, और आपको सिर्फ एक दिखावे के लिए कर रहा है, वो तो अनट्रूथफुल सबको दिख जाएगा, है ना। मगर अगर उसमें ट्रूथ है, अगर वो कोई उसकी जरूरत पड़ रही है कि हाँ मुझे सिर्फ वीडियो के जरिए कहना है या सिर्फ इसके जरिए कहना है, तो यूज करिए। हाँ, मगर ये कि आप चलो मैं ये करता हूं, चलो ये कुछ दिखावे के लिए, वो गलत है। वो किसी चीज में गलत है, चाहे रियलिज्म करिए, टेक्निकल करिए। क्यों आप टेक्निकल पे सब उछल रहे हैं? क्योंकि नई चीज आई है, पिछले कुछ 10-15 साल की चीज आई है, ये सब इंस्टा जो भी 20 साल जितने भी हो गए। हमारे यहाँ जो पिछली बात आप कह रही थी कि हमारे यहाँ नुक्कड़ नाटक बहुत हुए, हाँ। खासकर यहाँ इमरजेंसी के टाइम में भी बहुत हुए। अभी कम हो गया, बहुत से लोगों ने उसको नकारा कि ये रंगमंच नहीं है। लेकिन आप जिसकी बात करते कि लोगों के बीच जाए, तो वो भी एक मीडियम था लोगों के बीच जाने का, अपनी बात कहने का। ठीक है, उसमें बहुत सौंदर्य नहीं हो या उसका अपना एक सौंदर्य हो सकता है, लेकिन उसको भी बहुत नकारा। ये गलत है। नुक्कड़ नाटक एक बहुत बहुत अहम फॉर्म है कम्युनिकेट करने का। हम लोग तो वही कारण जी सफदर भाई को बहुत प्यार करते थे। हमारे एनएसडी के दिनों में सफदर भाई आते थे, पूरी उनकी ग्रुप आती थी, मौलाई श्री जी आती थी, तो हम लोग तो उन पे पले हैं। अगर हम लोग उनके नाटक नहीं देखते, हमारी तो अवेयरनेस ही नहीं होती। क्यों नुक्कड़ नाटक नहीं होना चाहिए? हाँ, नुक्कड़ नाटक अब 40 साल में बदलिए। आप नुक्कड़ नाटक को भी अलग अलग ढंग से कोशिश करिए कि हम लोगों तक अपनी बात कितने तरीकों से पहुंचाएं। तो नुक्कड़ नाटक को कौन नकार सकता है? नुक्कड़ नाटक होना चाहिए, उसके तरीके होने चाहिए। हो सकता है कि लोग बोर हो गए कि उस पुराने वही, तो उसमें भी आप खोजिए। हमने भी नुक्कड़ नाटक करे, हमने वजीरपुर करके जगह है, बल्कि इसमें विजय ने भी हेल्प किया था। हमने उनकी कहानी, मगर हमने क्या किया कि बिल्कुल अलग टाइप के प्रॉप्स यूज करे थे जिसमें लोगों का आकर्षण रहे। अब हमने प्रॉपर्टीज यूज करे थे, जमीन पे किया था, फैक्ट्रीज में जाके हमने वजीरपुर की कहानी करी थी, मगर स्टाइल नुक्कड़ नाटक का चैलेंज किया था कि हम थोड़े से अलग ढंग से करें। मास्क यूज करे थे, सिर्फ नारे नहीं लगाए थे, मगर तरीके के फॉर्मेशंस, प्रॉपर्टीज यूज करके, मगर करना जरूरी है, उसमें भी खोजना पड़ेगा। हम हर चीज में ना, जो हमारे पूर्वजों ने किया, जो हमारे पहले लोगों ने किया है, उसके उन्होंने मेहनत करके किया। आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रही हूं, आपकी जनरेशन क्या कर रही है? नुक्कड़ नाटक को बदलिए, मगर नुक्कड़ नाटक को आप बंद नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है, कभी भी नहीं आप रोक सकते और रोकना चाहिए भी नहीं। वो भी एक फॉर्म है, वो भी एक फॉर्म है। फोक फॉर्म लोक नाटकों की आपने बात की। अभी पिछले समझ लीजिए 10-20 सालों से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोक नाटकों का फिर से उसकी लोग तलाश खोज कर रहे हैं, हालांकि उससे पहले भी होते रहे हैं। तो लोक नाटकों का इस्तेमाल या फोक एलिमेंट्स का इस्तेमाल हम कैसे आधुनिकता को समझाने या दर्शाने के लिए करें, वो बात कहीं ना कहीं बीच में कई बार लगता है कि उसके जो फ्यूडल एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा उभर कर आ जाता है, और जो उसमें एक प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स है या होना चाहिए वो चीज़ें दब जाती हैं। तो इसका खतरा, जैसे मान लें कि अगर भिखारी ठाकुर का एक नाटक है विदेशिया, हम लोग बहुत देखे, उसके सैकड़ों हजारों प्रदर्शन हुए, लेकिन उस नाटक का एंड होता है कि इस बात पे सब लोग एग्री हो जाते हैं कि उस पति की 2 पत्नी रहेगी। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे हम लोगों की सबकी जिंदगी से अगर कोई पूछे तो कोई भाई, कोई बाप नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी की शादी एक ऐसे आदमी से हो जिसकी एक और शादी हो चुकी है। तो इसको कैसे, ये एक तरह का कंट्राडिक्शन, इसको कैसे हम लोग समझे या कैसे इस्तेमाल करें कि उसमें आधुनिकता वाली जो चीज है वो ज्यादा है और फ्यूडल एलिमेंट्स कम? इसमें मैं कहूंगी कि कारण जी और हबीब साहब याद आते हैं। हालांकि उनकी भी अपनी, मैं सोचती हूँ कि उनकी भी कुछ लिमिटेशंस थी कि कारण जी बहुत कंटेम्प्रेरी टेक्स्ट नहीं लेते हैं, मगर कारण जी अपनी चीज, उस जमाने की चीज, जैसे उन्होंने किया था अंधेर नगरी चौपट राजा, कमाल का प्रोडक्शन था उसमें। बल्कि हम 79, 82, 75 में इमरजेंसी थी, तो अंधेर नगरी चौपट राजा, यानी उन्होंने इंदिरा गांधी के ऊपर पूरा कमेंट किया था
है ना। तो और उन्होंने वो क्या कहते थे कि देखिए लोग मेरे बारे में गलत प्रचार करते हैं कि ये फोक थिएटर करते हैं। फोक थिएटर नहीं करते हैं। वो आदमी एक छोटे से गांव में पले हुए थे उडुपी के पास, तो वो फोक एलिमेंट्स लेना और उन फोक एलिमेंट्स को इंटरप्रेट करना वो अलग चीज है। और ये कि फोक एलिमेंट को पूरा उठा के आपने उसको वहीं डाल दिया और उसको उसी के उसमें डाल दिया, वो अलग चीज है। इंटरप्रेट करना, आप उसके एलिमेंट्स को लीजिए। फोक एलिमेंट्स मतलब उसमें बहुत सारी चीजें हैं, मतलब अब इसमें मैं घुसूं तो काफी टाइम लग जाएगा, मगर उसमें आप जैसे हम लोग, मैं यूज करती हूं, मैं कारण जी से हमेशा बहस करती थी। कारण जी मैं गांव की नहीं हूं, मैं एक शहर की हूं, तो हमारा अर्बन फोक भी होता है। एक तरीके से आप इंस्टाग्राम को देखिए तो वो अर्बन फोक है, वो शहरी फोक है। लोग गालियां बोलियां अपने किस तरीके से रहते हैं, जूझते हैं रोजमर्रा की जिंदगी से, वो भी एक फोक है। वो आम लोगों के, बहुत सारे लोगों की जिंदगी के बारे में है, और हम उस चीज को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप अगर मान लीजिए आप भिखारी ठाकुर भी कर रहे हैं, उस टेक्स्ट को आप देखिए कि कंटेम्प्रेरी उसमें टच आप कैसे देखते हैं। आप उसमें फोक एलिमेंट्स यूज करें, आप उसमें, आप बेशक आप म्यूजिक यूज कर रहे हैं, जेस्चर्स यूज कर रहे हैं, बट आपको उसमें एक नया आयाम लाना पड़ेगा, एक इंटरप्रिटेशन लाना पड़ेगा। उसको आप हूबहू के आप उठा के आपने उसी शैली में कर दिया नहीं होगा। आप शैलियां, जैसे हम लोग शैलियां मिक्स करते हैं, हम बहुत साइकोलॉजिकल थिएटर भी करते हैं, और साइकोलॉजिकल थिएटर के साथ हम लोग उसमें जेस्चर, पोस्चर, डांस, मूवमेंट, तरह तरह की शैलियां मिक्स करते हैं। तो उसमें कंटेम्प्रेरी टच भी है और उसमें फोक एलिमेंट्स भी हैं, है ना, और उसमें मूवमेंट भी है, मॉडर्न मूवमेंट भी है, फोक मूवमेंट भी है। आप समझ रहे हैं? तो उन सब तमाम चीजों को, और दूसरी बात है कि हम लोग भी तरह तरह की भाषाओं का भी इस्तेमाल करते हैं, कि हमने कभी कभी मिक्स्ड लैंग्वेजेस यूज करते हैं, मिक्स्ड म्यूजिक यूज करते हैं। अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें फोक म्यूजिक का बहुत इस्तेमाल है, तो रॉक म्यूजिक का इस्तेमाल है, तो इंडस्ट्रियल म्यूजिक का इस्तेमाल है। तो शैली और इंटरप्रिटेशन एक चीज से नहीं बनती है, उसकी अपनी लैंग्वेज होती है ना। तो वो आपको करना पड़ेगा उसको। वही मतलब किसी भी कला का काम है, भले ही पुरानी चीज है, लेकिन हम कैसे आज और आने वाले संदर्भ में उसको रख सकते हैं। लेकिन हाल के दिनों में जो नजर आया कि बिल्कुल हूबहू उठा के रख देते हैं, नहीं, और उसमें देखिए कि बहुत सारा बाहर से बहुत सारा फंड आता है, फोर्ड फाउंडेशन का बहुत सारा पैसा है। तो क्या इसके पीछे कोई, आपको ऐसा लगता है कि कोई पॉलिटिक्स या कोई पुरानी सोच तो भी काम करती है क्या? पॉलिटिक्स इसलिए है कि हाँ, बस उतारते जाइए। जो विदेश बल्कि मतलब मैं कभी भी नहीं गई हूं नाटक लेके, क्योंकि जो बेसिकली बाहर को एक तरीके का इंडिया देखना है, हाथी चले, है ना, और उसमें भाई सब नाचे गाएं, कोई कंटेम्प्रेरी जो आज का बिल्कुल मॉडर्न टेक्स्ट है, जो आज की बात कर रहा है, वो वेस्ट नहीं चाहता है। डेफिनेटली ये पॉलिटिक्स है उनको। बस मैं गई थी, मैं मॉस्को गई थी अपनी फिल्म लेके आर्ट फेस्टिवल में, तो मैंने उनको नाम बताए कि इंडियन कंटेम्प्रेरी थिएटर डायरेक्टर्स बहुत सारे हैं, आपको सिर्फ नाच गाना, वो उन्होंने नहीं चुना था, उनको बताया गया था कि सिर्फ नाच गाने का थिएटर इंडियन थिएटर है। उनको ये नहीं बताया कि भाई इस पूरे मुल्क में ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो कि बहुत आज के मजमून पे काम हो रहा है। तो ये एक पॉलिटिक्स है, ये एक सोच है कि हम वेस्ट को वो खिलाएं पिलाएं जो उनको चाहिए। हमारी कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स, हमारे कंटेम्प्रेरी लैंग्वेज में बहुत कम लोग जाते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं जाते हैं, मगर उनको मतलब दीपन शिवरमन है, अभी हाल में गए हैं, उन्हें काफी कंटेम्प्रेरी टेक्स्ट किया है, उनकी बहुत वैसे बड़ी पैमाने पे उनकी प्रोडक्शन हुई है। वो आप आलोचना करें ना करें, वो आपकी निजी व्यू है, मगर गए हैं। मगर ज्यादातर जो हमारे टाइम में भी फ्रांस और ये सब, उनको एक तरीके के थिएटर चाहिए और वही उसी चीज को वो स्पॉन्सर करते हैं।
अभिनेता का ये माध्यम हमेशा से रहा, अभिनेता महत्वपूर्ण है थिएटर के लिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि क्या अभिनेता थोड़ा पीछे चला गया और बाकी चीजें हावी हो गई हैं क्या? ये बहुत कुछ कहा जा रहा है, मुझे लग नहीं रहा है कि अभिनेता पीछा चला गया है या ऐसा कुछ हो गया। कुछ लोग को अभिनेता को हैंडल करना नहीं आता है, वो दूसरी बात है, मगर अभिनेता पीछे चला गया है क्योंकि अगर हम भी देखें, हम भी काम इस तरीके से करते हैं जिसमें मूवमेंट है, सिंबॉलिज्म है, मगर अभिनेता बहुत सक्रिय है क्योंकि हमें ट्रेनिंग मिली है कि हम अभिनेता को ट्रेन कैसे करें। ये दूसरी बात है कि आपको आता ही नहीं है कि अभिनेता के साथ काम लेना और आप उसको ढक रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, वो डायरेक्टर की क्षमता के ऊपर है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे अच्छे अच्छे अभी हमने हाल में देखे थे, उसमें अच्छे खासे अभिनेता हैं, अच्छा खासा काम कर रहे हैं। और हाँ, और चाहिए इस तरह के काम का, थोड़ी सी कमी है इस देश में। और आजकल पता नहीं हम किस चीज़ में उलझ गए कि शायद इतनी महंगाई हो गई है तो उसको सस्टेन करना भी बहुत मुश्किल है। मगर ऐसा नहीं कि जहाँ टेक्नोलॉजी है तो अभिनेता नहीं है, दोनों चीज़ें हैं। डेफिनेटली कुछ लोगों की क्षमता नहीं हो सकती डायरेक्टर्स की, या जो नए अभिनेता आ रहे हैं, जो रंगमंच पे भी नए आ रहे हैं, तो उनको किस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत है ताकि वो अपने आप को और बेहतर कर सके? आप तो ऐसी सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, मतलब ये किस तरह की ट्रेनिंग? देखिए मेरी पूरी जिंदगी ट्रेनिंग में निकल गई। सब लोग ड्रामा स्कूल जा नहीं पाते हैं। हाँ। तो एक बड़ी आबादी है जो रंगमंच करते हैं, किसी तरह की फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती, बस करते करते सीखते हैं। पहली ट्रेनिंग मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, अपने मुल्क में घूमो, अपनी सड़कों में घूमो, अपनी खुशबू, बदबू, टेक्सचर, कपड़े का रंग, लोग, व्यवहार देखिए। आप देखते ही नहीं हैं, आप बस छिपते जा रहे हैं स्क्रीन्स के पीछे। घूमिए। फर्स्ट ट्रेनिंग 5 सेंसेस, आपकी जो अनुभूतियां हैं उसकी ट्रेनिंग तो करिए, है ना, पहली बात। उसके बाद झांक के देखिए। हमारे टाइम में जो लोग आ रहे थे अलग अलग कस्बों से, गांव से, कारण जी खुद ही थे वहां के, मगर ट्रेनिंग नहीं थी कि उनकी दुनिया को हम सामने कैसे लाएं। और ये ट्रेनिंग मुझे मॉस्को में मिली। मॉस्को में शुरुआत टेक्स्ट से नहीं होती है दोस्तों, कि आप एक नाटक पढ़िए और चलिए भाई ग्राउंड पे लेकर लिए। ट्रेनिंग होती है अपने लोकल रीजन, पहली ट्रेनिंग होती है अपनी ऑटोबायोग्राफी। आप हैं कौन, आप कहां से आए हैं, आपका गांव कहां है, शहर कहां है, तो ये आपकी ट्रेनिंग। उसको बयान करिए होम इमेज के तौर पे। आप उसको एक अपने बिंब लाइए जिसमें आपकी जिंदगी दिख रही है। आपके अपने शहरों की एक ऐसी जगह लाइए जिसमें माहौल दिख रहा है। आप पहले तो ये ट्रेनिंग करिए। उसके बाद आपको ट्रेनिंग होगी, आपके अपने साहित्य की ट्रेनिंग चाहिए। आपको अपने पर्टिकुलर रीजन में क्या क्या फिजिकल होता है। मान लीजिए महाराष्ट्र में आपके यहाँ मल्ल युद्ध होता है ना, या आपके मलखंभ होता है, जो ऊपर चढ़ते हैं रस्सियों के ऊपर, या कहीं कल्लरी पेट होता है। तो आपके पर्टिकुलर, हम बहुत एनरिच्ड देश से हैं, आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए आपके पर्टिकुलर। प्लीज बीच में मत बोलिए, बहुत डिस्ट्रैक्टिंग है मेरे लिए। हाँ, योगा की ट्रेनिंग, जो भी फिजिकल प्रैक्टिस आपके रीजन में है उसकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। आपको एक दूसरे के साथ काम करना, ये तो मेरी, देखिए आप ऐसा सवाल पूछें कि मतलब मेरी 40 साल में बहुत कम लोग हैं हिंदुस्तान में जो एक्चुअली ट्रेनिंग देते हैं। और एक पूरा ये ट्रेनिंग का जो सिलसिला एक नए तौर पे जो शुरू हुआ है, वो मुझे कीर्ति जी ने बुलाया था 90s में कि तुम एक नया सिलेबस बनाओ, पुराने सिलेबस से हम थक गए। तो बाकायदा मैंने एक पूरा नया सिलेबस जिसमें हर इंसान, वो शहर का भी हो, वो गांव का भी हो, वो अमीर भी हो, वो फकीर भी हो, वो गरीब भी हो, मगर उसको शर्म ना आए ये अपनी चीज बयान करने के, मैं कहां से हूं, मैं कौन हूं, मेरे शहर में संगीत कैसा है, मुझे संगीत की किस तरह की प्रैक्टिस होनी चाहिए,
बोलियों पे, एक्चुअली मैंने ये सजेस्ट किया था कि जैसे अलग अलग बोलियों के भी, जैसे कारन जी कहते थे अलग अलग बोलियों के प्लेज होने चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं ट्रेनिंग में, मगर ये कुछ मेन मुद्दे हैं कि आपको अपनी जमीन उस पर घूमना, जो भी जमीन हो। हमारे टाइम में क्या होता था, क्योंकि मैं दिल्ली की थी तो हमें थोड़ा सा कारन जी डाउन करते थे, तुम क्या जानती हो, शहर की हो, तुम्हें तो फोक म्यूजिक भी नहीं आता है। तो मैंने कहा कारन जी हाँ मैं शहर की हूं मगर मेरा भी अस्तित्व है। और बाद में जब वो गुजरने लगे तो मैंने कहा हाँ अनामिका तुम सही कहती थी कि शहर की जो परंपरा है उसकी भी अपनी परंपरा, मगर वो ऊंची नहीं है नीची नहीं है, सबकी। मगर आपको जानना पड़ेगा। आपकी, जब मैं अपनी गली में घुसती हूं तो मेरा जो वहां इंसान जी रहा है उसकी जिंदगी है क्या, आपकी ऑब्जर्वेशन है क्या, आप कितने नजदीकी से लोगों को देखते हैं, आप कितना एहसास करते हैं कि वो आदमी जो आपके सामने है उसके अंदर वो क्या रहा है। अगर संवेदनशीलता नहीं है आप एक्टर नहीं बन सकते, आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। आपको बियॉन्ड जाना पड़ेगा कि मैं इस तबके की हूं, मैं ये हूं, या आप अपने अमीरी में पड़े रहें या आप अपनी गरीबी में पड़े रहें, निकलिए ना, जाइए, बियॉन्ड जाइए, उस अंदर किसी के अंदर में घुसने की क्षमता रखिए, तभी तो आप थिएटर कर सकते हैं, तभी तो आप डायरेक्शन कर सकते हैं या एक्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी की आत्मा में घुस रहे हैं ना। तो ये मुझे लगता है ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग की मैं एक्सरसाइजेस तो यहाँ बता नहीं सकती हूँ, मेरे पास एक पूरे भंडार है 500 एक्सरसाइजेस की जो मैंने खुद इवॉल्व करी हैं, लोगों से सीखी हैं। तो मगर ये चीज एक बुनियाद है। अभी आप कह रहे थे कि बहुत कम लोग हैं इंडिया में जो एक्चुअली ट्रेनिंग दे पाने में सक्षम है उस तरह के। हाँ। क्योंकि आपने यहाँ भी ट्रेनिंग ली, फिर आप मॉस्को भी गई, तो वहाँ अभी आपने चर्चा भी की कि यहाँ की ट्रेनिंग में वहाँ की ट्रेनिंग में क्या फ़र्क है थोड़ी बहुत। तो क्या अभी NSD को लगभग 50-60 साल हो गए, तो इतने दिनों के बाद भी, रंगमंच आज़ादी के बाद सब लोगों ने 60s में 70s में अलग अलग राज्यों में लोग काम कर रहे थे, तो इतने दिनों बाद भी क्या हम कोई ऐसी पद्धति विकसित करने में सफल नहीं हो पाए कि हम स्कूल और स्कूल से बाहर के जो अभिनेता हैं उनको कुछ सिखा सके, कुछ बता सके? देखिए ऐसा नहीं है, एक्सटेंशन कहाँ रहेगी इसमें? कारन जी के वक्त, क्योंकि वो हमेशा एक्सटेंशन प्रोग्राम की बात करते थे, तो एक्सटेंशन प्रोग्राम्स बहुत हुए हैं, ट्रेनिंग हुई है, उसको और डेडिकेशन के साथ। और ये क्योंकि जैसे हम लोगों का जनरेशन ऑलमोस्ट सब चला गया था थिएटर में, सब चले गए थे, जबकि वहां तब भी पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था। हमारे यहाँ सब है, CR जम्बे ले लीजिए, केंद्रे ले लीजिए, जो भी नीपम होता है, सब लोग लगभग थिएटर में, 5-6 लोग बॉलीवुड की तरफ गए। मगर अभी मुझे मालूम नहीं क्यों, ये भी हो सकता है कि थिएटर में क्योंकि महंगाई भी बहुत हो गई है तो बहुत सारे लोग डेफिनेटली बॉलीवुड की तरफ मतलब जा रहे हैं। और मगर ऐसा कि बिल्कुल ट्रेनिंग, सॉरी आपका सवाल क्या था, ट्रेनिंग पे ना? हाँ हाँ, कोई ऐसी ट्रेनिंग की पद्धति हम विकसित नहीं कर पाए कि स्कूल में तो जो लोग सीखते हैं ही, हम जैसे लोग हैं जो स्कूल नहीं जा पाए, जो लोग हैं यहाँ भी आपके बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं और लोग आ रहे हैं, लोग जुड़े हैं उनके साथ। हाँ, और होने चाहिए। और NSD के लोगों को डेफिनेटली उनकी जिम्मेदारी है कि वो बाद में अपने क्षेत्र में जाएं, ट्रेन करें। और बहुत, एटलीस्ट मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स तो कर रहे हैं, वो डेफिनेटली बॉम्बे भी कर रहे हैं, मगर बहुत सारे लोग वापस भी दे रहे हैं। एटलीस्ट मेरे डायरेक्शन स्टूडेंट्स की तो मैं बात कर ही सकती हूँ कि वो लोग वापस आए हैं और वो काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। कम से कम 20-25 NSD के जो स्टूडेंट्स में से कम मैं 18 का नाम ले सकती हूँ जो थिएटर कर रहे हैं। एक्टर्स का भी नाम ले सकती हूँ जो थिएटर कर रहे हैं। अब इतने बड़े मुल्क में इतने छोटे तादाद पे लोग हैं, डेफिनेटली और होने चाहिए, और घूम घूम के वर्कशॉप्स होनी चाहिए और डिटेल्ड वर्कशॉप्स होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग जाते हैं, अभी NSD ने भी बहुत सारी चालूपंथी शुरू कर दी है। आई एम सॉरी मैं शब्द यूज कर रही हूँ, आप मुझे कोट कर दीजिए, अखबार में डाल दीजिए। 3 महीने का कोर्स कर दिया, 50,000 ले लिया, बच्चों को कुछ सिखाया नहीं। मैं ऐसे बच्चों को मिलती हूँ, फिर वो कहती हैं कि मैम ये तो हमें बताया नहीं, हमने तो 3 महीने का कोर्स किया, आप तो 20 दिन में ये सब बता रही है। मैंने कहा ये डेडिकेशन है, ये आपका कर्तव्य है कि जो आपके सामने है वो आपसे कुछ तो लेके, कुछ हासिल करके बिल्कुल खाली ना जाए। तो आज ही सब तरह की बहुत सारी पॉलिटिकल नीतियां हो रही हैं,
वो हमारे आज की गवर्नमेंट पॉलिसीज से भी लिंक्ड है कि आप बस रामायण महाभारत करिए, आप बस पुराने प्राचीन टेक्स्ट करिए, यानी कि कंटेम्प्रेरी थिएटर है ही नहीं, मेरी अपनी मॉडर्न साइकोलॉजी है ही नहीं। मैं कहाँ हूं भाई, मैं तो अपने आप को रामायण, मगर मुझे कोविड है, मुझे काम से बाहर निकाल दिया है और मुझे अपने गांव जाना है, तो मैं कौन सी भाई रामायण महाभारत में इसको बयान कर पाऊंगी कि नहीं? मुझे साइकोलॉजी चाहिए, मॉडर्न साइकोलॉजी चाहिए मुझे। सिर्फ मैं ये उनको नकार नहीं रही हूं ऐसे टेक्स्ट को, ये हमारी परंपरा है, मैं बहुत मानती हूं और मैं जानती हूं, मैंने बहुत सारी शैलियां देखी हैं रामायण की भी, उसकी मैं बात नहीं करूं। मगर आपने बता दिया, एक पॉलिसी बना दी, कल्चरल पॉलिसी, कि बस अब हम यही करेंगे, ये इंडिया है। अरे भाई, किसने बोला? इंडिया में ट्राइबल कम्युनिटीज की जमीनें छीनी जा रही हैं, आप यक्षगान में बताएंगे क्या इसको? आपको कंटेम्प्रेरी लैंग्वेज तो ढूंढनी पड़ेगी ना बॉस, कि किस लैंग्वेज में आप लोगों की मतलब के ऊपर क्या बीत रहा है, आपको कंटेम्प्रेरी टेक्स्ट एंड लैंग्वेज तो ढूंढना पड़ेगा। हाँ, सफरिंग है या जूझना है या जा रहे हैं, उसको आपको लैंग्वेज डेफिनेटली ढूंढनी पड़ेगी, है ना? तो मैं ये कह रही हूँ। जी, आपने स्कूल की बात की है, तो इकलौता स्कूल है भारत में जहाँ सब जाना चाहते हैं, इस तरह के और स्कूल्स होने चाहिए हम लोगों को लगता है। जी जी, ये तो और हाँ। बिहार से मैं बताऊं कि लगभग हमको लगता है 40, 50, 60 लोग अब तक पास आउट हो चुके हैं, अब तक 80+। बहुत कम लोग हैं बैठे यहाँ थिएटर करते हैं। इस शहर के और भी कई सारे लोग ट्रेनिंग लिए वापस नहीं लौटते हैं, तो क्या सिखाते हैं वहां कि शहर में मत जाओ, बम्बई चले जाओ? नहीं, ये बहुत गलत है और ये टेंडेंसी बढ़ती जा रही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत सही कह रहे हैं कि मतलब ये एक तरीके का, और अब तो बिल्कुल हो गया है, अब तो बॉम्बे में भी सेंटर खुल गया, अब तो बस ये कि थिएटर करिए और जाके बॉलीवुड जाइए। ये हुआ है, ये टूटा है पिछले, आई थिंक पिछले डेफिनेटली कुछ 15 साल 18 साल में तो ये डेफिनेटली हुआ है। हमारे टाइम में नहीं था, हालांकि हमारे टाइम में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं, बॉलीवुड भी आए हैं, मगर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने काम भी किया है और लगे रहे हैं, दोनों तरफ के लोग हैं। ये बोला जा रहा है कि ये एक तरीके का, इसको फैंसी ग्लैमरस प्राइवेटाइजेशन, इवन इंस्टीट्यूशन का प्राइवेटाइजेशन, अब तो जितना थोड़ा बहुत थे कि लोग आके ट्रेन करते थे, और इसलिए सजेशन बल्कि हुई थी अक्सर कमिटी ने भी की थी कि जगह जगह आपको ट्रेनिंग स्कूल्स जो कि लोकल वहाँ की लोकल रीजनल चीज़ों को यूज़ करें, लोकल फ्लेवर को यूज़ करें, लोकल ट्रेनिंग टेक्निक्स को यूज़ करें, ये सजेशन हुआ था, मगर आज वो नहीं हो रहा है। हाँ, नहीं, मुझे लगता है आप इनसे भी हम सवाल लेंगे। कि लास्ट में मेरा आखिरी सवाल ये है कि रंगमंच की कोई अपनी वैचारिकी, कोई विचार, कोई आइडिया भारत में बहुत मजबूत रूप में विकसित हो सका, या हुआ था तो बिल्कुल खत्म हो गया? फेजेस में तो हुआ है। हेलो, पहली बात तो एक जमाने में तो डेफिनेटली एक लेफ्ट का दबदबा था, एक कम्युनिज्म का दबदबा था, और एक प्रोग्रेसिव वैल्यूज का दबदबा था, और लोग, एक जरूरी नहीं कि सारा इंसान लेफ्ट ज्वाइन करे या कम्युनिस्ट हो या प्रगति, मगर कम से कम एक प्रगतिशील विचारधारा थी, और अभी भी कोनों में जगहों पे है, जिंदा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। मगर हाँ, डेफिनेटली चीजें अभी टूट रही हैं और हम फांसीवाद की तरफ तो जा ही रहे हैं, है ना? तो डेफिनेटली उस विचारधारा, प्रोग्रेसिव विचारधारा को तोड़ने का भी बहुत सारे तरीके ढूंढे जा रहे हैं, मगर उसी तरह से लोग उठ भी रहे हैं, बात कर रहे हैं। एक तरीके का तो नहीं है इस देश में, अलग अलग है। केरला में एक तरीके से जिंदा है, बिहार में एक तरीके का मूवमेंट था जो कि जिंदा था और अभी भी कुछ लोग जिंदा रख रहे हैं। तो ये कहो कि एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी पनप पाई है पिछले सालों में, ऐसा तो नहीं है, मगर बहुत सारे लोग प्रोग्रेसिव हैं, ह्यूमनिस्टिक हैं। एक हो सकता है कि लेफ्ट की तरफ ना हो। कि अभी बहुत सारे नाटक हम लोग ऐसे भी देख रहे हैं, समुद्र मंथन और ये तो मैंने बात कर ही ली ना, रामलीला और तो क्या मैंने क्या बात कर ली है और ऑलरेडी मेंशन कर दिया है वो सब। हालांकि हम लोग, आपने स्कूल की बात की, हम अभी बहुत सारी चीजें हम लोग सुन रहे हैं कि वो स्कूल भी बंद करना चाहते हैं, तो हम अभी तो फिलहाल उस स्कूल के पक्ष में हैं कि वो बना रहे उस तरह के, और तो खुले ही खुले। बहुत सारे लोग हैं यहाँ। मैं चाहूँगा कि आपके मन में कोई सवाल,
कोई जिज्ञासा कुछ भी आप आप जानना लोग सब थिएटर के हैं? जी, ज़्यादातर लोग थिएटर करने वाले हैं, कुछ कवि हैं। तो आप सबों के मन में अगर कोई, हाँ बिल्कुल। तब तक आप लोग सवाल सोच लीजिए, पूछिए जरूर। हेलो। मैं जर्नलिस्ट हूँ और मेरा आपसे सवाल है कि थिएटर पर किस तरह से काम कर रहे हैं लोग, थिएटर पर किस तरह से काम कर रहे हैं, थिएटर पर किस तरह से काम कर रहे हैं, पहले भी काम करते रहे, आज भी काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये जो जनता का सवाल है उससे अछूता चला जा रहा है, परिणामतः थिएटर जो है अलग होता जा रहा है, लोग से रुचि घटती जा रही है। कि जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ के जंगलों में बड़े पैमाने पर संहार हो रहे हैं आदिवासियों के, मैं अपने से पूरा पहले, उसके बाद वहाँ पर बड़े पैमाने जंगल को, पहाड़ को ढा दिया जा रहा है। वहाँ पर एक बहुत सख्त सांस्कृतिक मंच है, जननाट्य मंडली, उसके लोगों को काट करके फेंक दिया गया है, जेल में डाल दिया गया है। वहाँ पर जो तमाम तरीके जो कोई भी महिलाएं या बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं उनको पुलिस टॉर्चर करती है, उनको गोली मारती है, जेल में डालती है। तो संस्कृति का जैसे कहा जाता है कि संस्कृति जो है किसी भी समाज का एक पताका होता है, वो जिसको लहराते हुए लोग आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसे संस्कृति जो जनता से सीधा सीधा अटैच कर रहा है, उसके ऊपर जब एक सरकार बाकायदा उस पर हमला कर रही है, उसके लोगों को मार रही है, वैसे दौर में अगर उनकी संस्कृति पर बात न की जाए अगर, तो ऐसे संस्कृति कल्चर मंच जो कि नए मुहारे जैसे बने अजीब सा जनता सवाल रखते हुए अगर चीज को रेज करती है तो कहाँ टिकेगी। और वो सवाल जिस पर की जनता का सहमति है, जनता उस पर अपने पीड़ा को व्यक्त कर पा रही है, उस पर अगर हमला हो रहा लगातार अगर, वो कहाँ स्टैंड करेगा, वो क्या करेगा और किस तरह से चीजें चलेगी आगे। बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा है और यही मैं इशारा कर रही थी कि जिस तरीके से जो क्रांतिकारी संगठन हैं जो बिल्कुल लोगों से जुड़े हैं और जो थिएटर करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकायदा आक्रमण हो रहा है, जेलों में सबको डाला जा रहा है। तो उस परिस्थितियों में उठना और संघर्ष करना बहुत मुश्किल है और इसका सलूशन सिर्फ है कि अगर पूरी थिएटर कम्युनिटीज, जो लोग कम से कम जो प्रगतिशील हैं, वो जुड़े और सपोर्ट करें तो तभी होगा। हम लोग का क्या होगा, अभी सब अपने अपने में पड़े हुए हैं, सब अपने ही इंडिविजुअल विचार के, मैं हूं, मैं ये हूं, अरे वो जेल गया भाड़ में जाए, मेरा ये है, मेरा प्रोजेक्ट है। तो ये एक्चुअली बहुत लंबा काम है जो कि हुआ है एक टाइम पे और यहां भी बहुत हुआ है, मगर अब इस पॉइंट पे स्पेशली पिछले कुछ सालों में ये पूरा आंदोलन, ये पूरी सोच को खत्म किया गया है और लोग वाकई डर गए। हम बहुत सारे लोग हैं जो आज बैठे हुए हैं जेल में और कुछ भी नहीं है उन्होंने, वो लोग अब मान लीजिए सोनम मांग चुकी हैं, अब वो तो पीसफुल एक्टिविस्ट हैं, वो तो कुछ कर भी नहीं रहे हैं कि वैसा कुछ पॉलिटिकल एजिटेशन। तो एनवायरनमेंट की बात, आप उनको अगर जेल में डालेंगे तो उनका तो छोड़ ही दीजिए, जो जाके आदिवासियों के बीच में उनको नक्सल बोल के उनको खत्म कर दिया जा रहा है, वो सब मुझे, मगर वो उसका एक जवाब नहीं है। वो सिर्फ एकजुट होके जब सब लोग कम्युनिटी बिल्डिंग करें, और वो थिएटर कर सकता है, जगह जगह जाके कम्युनिटी बिल्डिंग करना, लोगों के बीच में बोलना, इंटरेक्ट करना, यूथ को ऑर्गेनाइज करना, ये बहुत मुश्किल का काम है। किया था एक टाइम पे, अब फिर से शायद मौका आ रहा है, जिसके अंदर ताकत है और करने की, तो वो करने की बहुत जरूरत है ना। एक और पूछे क्योंकि टाइम है, और हाँ हेलो, नमस्ते मैम, मेरा नाम अभी शर्मा है। मैं एक दो क्वेश्चन करना ही चाहूँगा बस। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि एक एक्टर को अच्छा अभिनय के लिए प्रतिदिन क्या क्या करना चाहिए? अरे बाबा, हाँ। और दूसरा, ये तो मैंने कुछ जवाब दिया है, हाँ, है वो ना? तो, और दूसरा है कि सेल्फ डाउट से बाहर कैसे निकले, और तीसरा है कि आपके कैरियर की कौन सी गलती है जो हम जैसे एक्टर को नहीं करनी चाहिए? अच्छा
बहुत अच्छे सवाल है, बहुत अच्छे, बढ़िया। मैं वही सोच रही हूँ। देखिए, ट्रेनिंग की बात तो मैंने थोड़ा सा जवाब दिया है। वो ट्रेनिंग आप मुझे वर्कशॉप में बुला लीजिए, मैं आपको ट्रेनिंग की शुरुआत कर देती हूँ, है ना। मगर ऐसे वर्बली मैं आपको बोल दूं ये करो वो करो, कोई मतलब नहीं है। ट्रेनिंग आपको जमीन पे करनी पड़ेगी, फ्लोर पे मुझे आपको बताना पड़ेगा कि ये एक्सरसाइजेस है, इसका और बेसिक जो अप्रोच है वो मैंने बात कर दी है ना, वो मैंने ऑलरेडी बात करी थी ऑब्जर्वेशन के बारे में, और फिजिकल ट्रेनिंग, योगा, ब्रीदिंग, ये सब तरह की चीजें। सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेल्फ डाउट। सर ये मैं एक चीज आपको कहूंगी, थोड़ा सा सेल्फ डाउट होना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये समझने लगे, जो कि बहुत चल रहा है आजकल, मैं तुर्रम खां हूं, मेरे अलावा कोई है ही नहीं, ये प्रॉब्लमैटिक है। और अगर आपके अंदर सेल्फ डाउट है, मैं आपको बधाई दे रही हूं। थोड़ा सेल्फ डाउट, क्योंकि अभी क्या जमाना आ गया है, थ्रू इंस्टा, मैं हूं, मैं ही हूं, मैं सब कुछ हूं। अच्छा, हमारी जनरेशन भी सेल्फ डाउट वाली जनरेशन, जैसे मुझे तो अभी भी सेल्फ डाउट लगता है कि भाई तुम क्या कर रही हो, मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ हूं या क्या हूं, मुझे सेल्फ डाउट है। अभी भी आपके पास आई तो टेंशन थी मुझे कि मैं क्या बात कर रही हूँ, मुझे क्यों बुलाया, क्या है, कैसा है, मुझे सुनती हूँ कि ये हस्ती समथिंग, तो मुझे लगता है कि हूँ मैं हूँ क्या ये। सो सेल्फ डाउट अच्छा है, मगर सेल्फ डाउट जिसमें आपकी कॉन्फिडेंस टूटी हुई है, या कोई आपको जो बकवास है, जिसको कुछ आता नहीं है, आपको बता रहा है कि उसको सब कुछ आता है, और आप फिर उसमें आप अपने को हीन महसूस कर रहे हैं, वो नहीं होना है। अपने ऊपर यकीन, एरोगेंस नहीं कि हम कह रहे हैं कि हम ही हैं सब कुछ, मगर दबना नहीं है किसी से जो उसको दो कौड़ी का नॉलेज है और आपको बताता है कि उसको सब कुछ मालूम है, जो कि आज की टेंडेंसी है। सो सेल्फ डाउट रखिए, हमेशा सवाल उठाइए कि क्यों मेरे अंदर है, मगर अपनी क्षमता पे पूरी तरह से यकीन करिए, पूरी तरह से यकीन। अब गलती की मैं सोच रही हूं, क्या मैं बताऊं, मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, मगर मुझे इसके लिए एक्चुअली रियली पीछे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा बड़ी गलतियां नहीं हुई हैं मुझसे जिसको मैं कहूं कि ओ माय गॉड ये नहीं करना चाहिए था। मैं वही सोच रही हूं। आई थिंक नए एक्टर को डेली 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 प्रैक्टिस करना है। रियाज क्या हो गया है कि एक्टिंग के लिए हम कहते हैं कि रियाज करने की कोई जरूरत नहीं है। रियाज हर तरीके की है, फिजिकल रियाज है, मेंटल रियाज है, साहित्य को पढ़ना रियाज है, और ये सोचना कि जिम जाके हम अपनी बस बॉडी बना दें, जो कि आजकल बॉलीवुड की वजह से प्रचलित हो गया है, इसकी जरूरत है ही नहीं। क्योंकि थिएटर यहां से होता है, दिल से होता है, मसल से नहीं होता है। आप मसल्स कितने भी चढ़ा लीजिए, इसका कोई गारंटी नहीं है कि आप बहुत अच्छे एक्टर बनने वाले हैं। आप अपने अंदर अपने हृदय को पुख्ता रखिए, है ना, ये बहुत जरूरी है। तो आई थिंक ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा सवाल है। मैं गलतियां भी सोच रही हूँ कि जरूर करी होंगी, शायद हाँ, कभी कभी मुझे लगता है कि नहीं, वो एक्टर की गलती नहीं है, वो डायरेक्शन की बात मैं कह रही हूं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं बहुत सालों से एक जगह खोलना चाह रही थी जिसमें आम लोग आए, थिएटर भी दिखाएं, कहानियां भी करें, बच्चों को भी हम इन्वॉल्व करें, लाइब्रेरी भी खोलें, है ना। ये गलती नहीं है, मगर मुझे एक अफसोस है कि पैसे नहीं रहे, कुछ हेल्थ के कारण भी वो एक ड्रीम रियलाइज नहीं हुआ है, जिसमें मैं चाह रही थी कि जो पूरे दिन मजदूरी करता है या करती है, आके जाके कुछ नहीं करे, आराम करे, बच्चे आए, लाइब्रेरी खोलें, उनको कुछ हम अच्छी फिल्म दिखाएं, कुछ कहानियां सुनाएं, कुछ उनको प्रेरित करें कि जिंदगी कुछ और भी है, सिर्फ ये नहीं है। और मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगी। मैं 6 महीने हॉस्पिटल के बेड में थी जब मेरी सर्जरी थी, तो एक लेडी आती थी नर्सिंग के लिए, क्योंकि मैं चल नहीं पा रही थी,
बानो बेगम उनका नाम था, वो आती थी रोज। वो उनको इतना मजा आता था क्योंकि वो एक बहुत छोटी छोटी दीवारियों में रहती थी। अल्कोहलिक हस्बैंड था उनका। हाँ, अब वो आती थी और कुछ नहीं तो कहते कि मुझे तुम ना करोड़पति दिखा दो। टीवी पे हम दोनों बैठ के कुछ टीवी प्रोग्राम देखते थे, वो गाना गाती थी, वो टाइम पे 10 बजे सो जाती थी और मैं उनको ब्रीदिंग सिखाती थी। आप कहेंगे कि क्या, अब तो हमारी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई, आज भी हम लोग मिलते हैं। उस कई बार इंसान को ना वो जो सुकून की जरूरत होती है, जो कि थिएटर से भी आ सकता है, थिएटर की एक्सरसाइजेस से भी आ सकता है, एक जगह जहां आप आराम करें, आपका पूरा मतलब है ना, जो आप नष्ट हो रहे हैं मजदूरी करके काम कर, ये एक मेरा एक ड्रीम रिग्रेट है। गलती मैं नहीं कहूंगी, मगर ये है कि यार कहीं से भी वो ताकत नहीं थी कि मैं गया। हो सकता है मैं अभी 66 की हूं, कुछ कहीं से आ जाए पैसे और मैं वो एक सेंटर खोल के मैं निकलने के लिए तैयार हूं, मतलब बाकी मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मतलब मैंने, बाय द वे, मैं आपको यूथ है आप लोग, मैं नशा नहीं करती हूं, मैं सिगरेट नहीं पीती हूं, मैं शराब नहीं पीती हूं और मुझे पसंद नहीं है। तो ये मैंने अपनी जिंदगी में, आपको कुछ नहीं कह रही हूं, मगर ये मेरी जिंदगी शुरू से रही है। और मैं बहुत अनपॉपुलर हूं लोगों के बीच में, क्योंकि मैं पार्टी में जाके नहीं कर पाती हूं सोशल नेटवर्किंग, नशा, ये वो कुछ नहीं। और इस सब के बीच में रही हूं। हमारे टाइम में नशा, गांजा, सब कुछ एनएसडी में बहुत कुछ चलता था। नहीं गई उस दिशा में और नहीं चाहती हूं। आपको भी मैं कहती हूं, अपने आप को बचा के रखिए। कुछ लड़ना है, कुछ हासिल करना है, बचा के रखिए अपने आप को। नमस्कार। हेलो हेलो, मैं अयो, ये आपको बताएंगे, आपके जो लोकल है, रणधीर है, सब बताएंगे। हाँ। और आजकल मुझे मालूम नहीं है क्या तैयारी करनी है, मुझे आइडिया ही नहीं है, क्योंकि इतना बदल गया। हमारे टाइम में कविता पाठ, टेक्स्ट करना, बहुत सारे नाटक का, या तो एक्टिंग करना, निर्देशन करना, टेक्स्ट पढ़ना, कविताएं पढ़ना, है ना, बहुत सारे नाटक देखना, साहित्य पढ़ना, ये चीजें मायने रखती थी एंट्री के लिए। मगर आज मुझे आइडिया नहीं है क्या है। मैं अपने वक्त की बात कर रही हूँ, या मैं जब टीचर भी रही हूँ तब के वक्त की बात कर रही हूँ। हाँ, नहीं, एक साथ, मतलब इसके जो जवाब है ना अनीश, ये जवाब प्रैक्टिकल जवाब है। मैं इनको कुछ भी बता दूं, इंटर पार्टनर रिलेशनशिप, ब्रीदिंग, अब इसके बोलने से थोड़ी कुछ होता है। इसलिए आप मुझे बुला लीजिए, अभी नहीं, कुछ जब टांग ठीक हो जाए मैं ट्रेनिंग करती हूँ। देखिए, अंतर यात्रा का तो ये हो रहा था कि मैं ये जो प्रोसीनियम थिएटर से बहुत थकी थी और मैं चाह रही थी कि ऐसी स्पेस में काम करें जिसमें एक
अनंत स्पेस सा क्रिएट करें। तो हमने एक आंख क्रिएट करी थी, मतलब वो एक टेंट टाइप का था, प्लानिटेरियम के जैसे था, और वो उसकी पूरी छत खुलती थी, तो ऑडियंस यहां देखती थी और उसके बाद 25-30 फुट बियॉन्ड देखती थी। और उसमें औरतों की यात्राओं की बारे में था, एक गृहस्थिन, एक वैश्या, और एक जो इन सब चीजों को छोड़ के संतों के रास्ते पे चली गई, ललदेड, मीराबाई, आंडाल, कराईकाल अम्मायार, ये सब महिलाएं थी जिन्होंने कहा भाई हमें इन संस्था में, इस शादी में, इन सब चीजों में नहीं पढ़ना है, हमारे लिए वो भगवान, मगर वो एक्चुअली सिंगल वुमेन थे, वो निकल गई। कहा भाई उन्होंने विष्णु, इन सब, शिव का नाम तो ले लिया, बट बेसिकली वो कह रही थी कि मुझे इन सब चीजों में नहीं, मुझे अपनी एक यात्रा ढूंढनी कि औरत क्या है, वो क्या यात्रा है। तो हमने बहुत सारी उसमें कविताएं भी यूज करी थी, उसमें कन्नड़ा, तमिल में भी हमने इस्तेमाल किया था, ताई ची का इस्तेमाल किया था ट्रेनिंग के लिए, योगा का इस्तेमाल किया था ट्रेनिंग के लिए। मेरे लिए एक्टर बहुत अहम है और मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूं कि मुझे खुद, मैं मॉस्को में 4 साल एक्टिंग की ट्रेनिंग कंपलसरी थी। कोई डायरेक्टर जा नहीं सकता था डायरेक्शन में जब तक कि उसने एक्टिंग की ट्रेनिंग नहीं करी हो। सो हम एक्टर अच्छा होना जरूरी नहीं है, मगर अब कम से कम उसमें घुसना, उस खाल में घुसना एक्टर वाले में, उससे आपको एक तमीज आती है कि आप एक्टर के साथ बात कैसे करते हैं। क्योंकि मेरा प्रोसेस ऐसा होता है कि मैं ये नहीं कहती हूं कि यहां राइट लो, वहां लेफ्ट हो, वहां पीछे लो। हम लोग अलग अलग तरीके की, जैसे मैं लास्ट जो प्ले किया था वो नामदेव धसाल का पानी था, उसमें वो दलित पोएट थे और उसमें उन्होंने पूरी तरह से पानी का विभाजन अपर कास्ट में और लोअर कास्ट में, और हमने एक्सरसाइजेस करी थी प्यास के ऊपर, पानी के विभाजन के ऊपर, ये कि जब आपका पूरा सब कुछ सूख जाता है और पानी कुछ है नहीं तो आपके ऊपर प्रतिक्रिया क्या होती है। रणधीर के बैच में हमने उचक्का किया था, लक्ष्मण गायकवाड़ जी ने लिखा है, और उन्होंने हमें बहुत सारी चीजें बताई थी कि जो पिक पॉकेट्स हैं वो किस तरह की जिंदगी जीते हैं। तो हमने इन लोगों के साथ भांपने के ऊपर काम किया था कि जो पिक पॉकेट है वो उसकी भांपता कैसे है, जो, और वो दलित समाज का है, वो स्कूल में जाता है जहां सब अपर कास्ट हैं, तो वो स्कूल की ड्योढ़ी को क्रॉस कैसे करता है। जब वो ड्योढ़ी में उसको मालूम है कि उसको एक कोने में बैठाया जाएगा क्योंकि वो दलित है, हमने उसके ऊपर एक्सरसाइजेस करी। हमने ड्योढ़ी पार करना कि एक जो दलित समाज का है वो मंदिर की ड्योढ़ी को कैसे पार करके कैसे पार करता है, ये सब मैंने एक्सरसाइजेस बनवाई थी इनके लिए। उसके बाद हमने ग्रुप बनाए थे, एक पिक पॉकेट का ग्रुप है और एक भजन मंडली है। पिक पॉकेट का ग्रुप आपस में कैसे कम्युनिकेट करता है कि बॉस उसके पास है जेब में कुछ, तो सिग्नल देना, भापना, कम्युनिकेट करना। इनके बैच ने बहुत कमाल का प्रोडक्शन किया था, और मगर हमने इस तरीके के हर बार मैं फ्रेश एक्सरसाइजेस डिजाइन करती हूं हर प्रोडक्शन के लिए, तो जिसमें एक्टर उसमें घुसे हर तरीके से, अलग तरीकों से घुसे उस प्रोडक्शन के अंदर, है ना। हेलो, हाँ अनामिका जी, जैसे आपने अभी बताया कि जो फिल्म बनाई आपने, हाँ, तो उसमें लगभग 350 सड़क के लोगों को, हाँ एक सेकेंड, हाँ साढ़े हाँ वो तो मैंने 350 सड़क के लोगों को जो अभिनेता नहीं थे उनको लेके आए, और मैंने सुना है कि जेब कतरों के साथ भी आपने कुछ समय बिताया बाकायदा। मगर अनीश, इसका मैं जवाब नहीं दूंगी, आप लोग आइए फिल्म देखने। हाँ नहीं, तो आप मतलब मुझे तो मदद करिए, हमने कितनी मुश्किलों से फिल्म बनाई है। कम से कल कोई आया, वो एक तो वो लेट आया 40 मिनट, और फिर टिकट लेने के लिए भी तैयार नहीं है। मैं मानती हूँ 100 रुपए का टिकट है, मैं मान रही हूँ कि थोड़ा महंगा है, मतलब कितना करें, आप लोग भी तो हमें सपोर्ट करिए। तो मैं इसका घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रही हूँ। आज है 5:45 बजे, कल है और परसों, आज हम लोग हैं,
उसके मुख्य एक्टर भी हैं, मैं हूं। अगर कोई सवाल जवाब है देखिए, उसके बाद चर्चा उस, हाँ तो वो मैं चाहूंगी प्लीज। हाँ हेलो दोस्तों, बस अब समाप्ति पर है। मैं आप लोग से आग्रह करूंगा कि अपनी तरफ से आशीर्वाद स्वरूप सबको कुछ कहिए। नमस्ते मैम, मेरा नाम सूरज ऑगस्ट है। मेरी और अनामिका जी की दोस्ती जो है ये लगभग 1.5 दशकों की है, 1.5 दशक और भी ज़्यादा। मैं तो अंदर जहाँ ये रहती थी वहाँ इनके बरामदे में जो होता था वहाँ मैं चला जाता था और देखता था। और आपको पता है कि मेरी जो कविताएं हैं वो सबसे ज़्यादा नाटकों में इस्तेमाल की गई हैं और भाषांतरण भी हुआ उसका, मराठी में भाषांतरण। जो नामदेव ढसाल हैं और मल्लिका जो उनकी पत्नी हैं, दे नो मी, वो सब जानते थे। अब नामदेव ढसाल नहीं रहे और मल्लिका का नहीं पता, लेकिन हम तो फिजिकली जुड़े थे। मराठी में जो लोग थे सब शांतता कोर्ट चालू है तो हम फिजिकली जुड़े थे वहाँ, नसीर से भी फिजिकली जुड़े थे। तो ये हमारा सौभाग्य है, इनका भी सौभाग्य है कि इन्होंने उस तरह से काम किया मॉस्को में जाके। मॉस्को के बारे में तो अगर हम बोलने लगेंगे तो आप रोने भी लगेंगे, खास करके जो एंटन चेखोव आखिरी दिनों में थे और उनको वो बीमारी थी जो नेहरू की पत्नी को थी, यानी तपेदिक। तुम ऐसे इशारा में क्यों बात करते हो? नहीं, तुम इशारा में ही बात करते रह जाओगे, बात समझो। और उसमें उनको बहुत मुश्किल से बचाया गया और सब जगह लोग बचाने वाले हैं, सब जगह समझने वाले हैं और इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। कल्लोल चलछे, सुनो, बात नहीं करो। हमारे स्कूल हम तो छड़ चला देते थे ऐसे। एंड आई वॉज टीचर ऑफ स्पीच एंड डिक्शन, तो बच्चियाँ छड़ी को कल्लोल चलछे कल्लोल चलबे, ये उत्पल दत्त का नाटक था और का नाटक था। और एक पूरी मेखला थी, मेखला मतलब जो एक इंद्रधनुष था पूरा जो नाटक है कोई ऐसी जमीन नहीं है जिसमें कुछ बच्चे नाटक नहीं करते। और उन्होंने इतनी संस्था बनाई है, दुनिया में बहुत कम ऐसे बड़े शहर हैं, तो जहाँ की नाटक जब उन पर प्रतिबंध लगाया गया सरकार के द्वारा, तो लोगों ने कहा, ट्राम में भी कहा, रास्ते में कहा, खाते पीते कहा, फुटपाथ पर कहा, कल्लोल चलछे कल्लोल चल, आंदोलन चल रहा है, बंद नहीं है। और तब उनसे कहा गया कि इस मन को हटा दीजिए, ठीक नहीं है। तो 25 की बात है, 25 40 की बात है, 40 की बात है। ये जो मैडम बोल रही थी कि आज़ादी की लड़ाई के पहले भी, ठीक है, हमको माइक से बात करने की आदत नहीं, हम पढ़ाते रहे हैं। आई वॉज टीचर ऑफ स्पीच एंड डिक्शन, तो ये आपको करना होगा। दूसरा कि आपको लिखना पढ़ना ज़्यादा होगा। आई वॉज स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, आपको भाषाएं जाननी होंगी। जैसा मैडम कह रही थी कि अगर कोई गुफा में बंद करके अपने को कुछ सीखना चाहता है, तो ऐसी एक महिला थी तिब्बत के पास जो कि गुफा में ले जाती थी। क्या नाम था उनका बताओ? अरे गई थी ना वो बच्ची, उसकी पत्नी गई थी ना, क्या नाम है उसका? आई थी ना, हाँ, क्या नाम था उसका? वो कहती थी आंख मूंद लेते हैं हमको छुओ।
टच 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 मी। हमको जब मालूम हुआ तो हमने कहा नहीं, ये टच नहीं, आपको क्यों टच करेंगे, कोई उसका पर्पस होना चाहिए टच करने का। तो ये बहुत तरह से लोग, लेकिन वहाँ के नर्तक बहुत बड़े बड़े हुए। यहाँ भी एक नर्तक आए थे बहुत बड़े, जो मराठी में गाने वाले लोग हैं, जो बहुत अच्छा गाते हैं। और हमारे यहाँ भी, जैसा मैडम ने कहा कि यहाँ भी गाने वाले लोग हैं, और चैती है, बिरहा है, और आपको फाग है? तो आप देखिए कितना अद्भुत है गाने वाले हैं। उड़त गुलाल लाल भय बादल, मन मख बाज छरी आई, घरे घर बजत बधाई, ब्रज में ऐसी धूम मचाई, ब्रज में ऐसी धूम मचाई, श्याम ब्रज में ऐसी धूम मचाई। खेलत गेंद गिरे जमुना में, के मोर गेंद चुराई। और इसमें थोड़ा सा एक ऐसा हिस्सा आता है जिसको लोगों ने इस्तेमाल किया इसकी तरफ से। खेलत गेंद गिरे जमुना में, के मोर गेंद चुराई, हाथ डाल अंगिया बिच धो, एक गए दो पाई, शाम मुख चोरी लगाई। तो ये उसमें कुछ भी दुनिया में अश्लील नहीं है। अश्लील वही है जो दमन करता है, और कुछ भी अश्लील नहीं है। कोई ऐसी चीज दुनिया में नहीं है जो अश्लील है। ब्रेख्त का जब तुम बको के शोक गीत को पढ़ोगे और उसका मंचन करोगे, मुश्किल होगी, बहुत ही मुश्किल होगी। ब्रेख्त का वहाँ जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जो मंचन करते थे, कारंत साहब ने जब मृच्छ कटकम का मंचन करना शुरू किया, हम क्या थे कारंत साहब के सामने? हम तो एक बहुत मामूली जगह से गए हुए आदमी थे। वो कहते थे कि नहीं, जब वो बसंत सेना चल रही है और वो जो है सो घनघोर घटा छाई है और बिजली चमक रही है, और वो उनको ही दिखाओ, लास्ट रिहर्सल है जो है वो, उसमें आलोक धनवा को बुलाई। तो लोग बड़ा अजीब हो जाते थे कि क्या है मतलब। तो कहते थे कि देखिए अभी लास्ट रिहर्सल है, ये यू हैव टू। हम देखते थे। वो अद्भुत आदमी थे, कानंत जी की तरह से अच्छा आदमी नहीं मिलेगा। उनके नाम पर रोया जा सकता है। बहुत अच्छे आदमी थे। और देखिए मिर्च कटकम को, वो वरुण था, वरुण 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 भी मिर्च कटकम के लिए कहता था, दादा कैसे काटेंगे, कैसे चुराएंगे इसको। इतना अच्छा से काटा उसने दीवार को, इतनी अच्छी तरह सारे जेवर चुराए। तो देखिए नाटक का एक लस्ट है, उस लस्ट को यू हैव टू एक्सप्लोर द लस्ट। उस लस्ट को, वो जीवन है, वो जीवन है। सबने नाटक किया, किसने नहीं किया बताइए? रुद्रसेन गुप्त ने भी किया नाटक, और ऋत्विक घटक ने भी नाटक किया, और उत्पल दत्त ने भी नाटक किया। और यहाँ तक कि सज्जीत राय ने एक बार कहा कि हमारा भी मन करता है नाटक करने का, जो उतने बड़े स्टार थे दुनिया में। तो ये चीज जो है इस तरह से होना चाहिए, और इसको सेकेंडरी नहीं बनाइए। ये दूसरे दर्जे का काम नहीं है, ये पहले दर्जे का काम है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अंत में धन्यवाद के लिए अनिश जी से कहूँगा क्या पाए। दोस्तों हेलो, आप लोग लगभग 1.5 घंटे तक बहुत धैर्यपूर्वक अनुशासित होकर बातें सुनते रहे। आप सब लोग, सबसे पहले मैं अनामिका जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत आग्रह करने पर उन्होंने समय निकाला, बहुत खुशी हुई। इतनी अच्छी बातें अब रंगमंच पे सुनने को नहीं मिलती, जितनी ऊंचे दर्जे की और इतनी विविधता से इतनी तरह की बातें की। उम्मीद है साथियों ने रिकॉर्ड किया होगा। आलोक दा, आपका क्या धन्यवाद करना आप, लेकिन आप रहे। कितनी खुश हुई अनामिका जी आपको देख के। हाँ, लगभग सुस्मिता जी का जो आज यहाँ रही। एक बात मैं आपको जरूर बताऊंगा, और अभिषेक का भी धन्यवाद, कि ये जो जगह है कालिदास रंगालय, अनिल कुमार मुखर्जी ने बनाई थी, और वो क्रांतिकारी थे। और कुछ लोग कहते हैं कि एक डीएम का क्रांतिकारियों ने कुछ ऑपरेशन किया, उसमें भी शामिल थे। बड़ा इनका महत्व ये था
कि अभी बांग्लादेश में जब लिबरेशन वार चल रहा था तो ये यहां से नाटक लेके गए, उसका नाम था ट्रायल ऑफ शेख मुजीबुर रहमान। और ये नाटक बांग्लादेश गया, बांग्लादेश में मंचन हुआ। जब बांग्लादेश में जब शेख मुजीबुर रहमान की सेकुलर सरकार बनी तो अनिल मुखर्जी को बुला के सम्मानित किया। तो ये इस जगह का ये बात है। मैं अभिषेक से आग्रह करूंगा कि ये किताब है ना अनिल मुखर्जी की, आप उनको जरूर प्रेजेंट कीजिए, जो नाटक वाली कलम से कलम तक, वो जरूर दीजिए। इसी के साथ धन्यवाद ज्ञापन होगा, कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। एक छोटा सा एक गीत है, राजन अंत में सुनाएगा, और उसी के बाद बेचारा बहुत दूर से आया है, 10-12 किलोमीटर, तो एक छोटा सा गीत, एक किताब जरूर प्रेजेंट कीजिए। और हाँ, आज 5:45 बजे से, आज है 5:45 से 100 रुपए का टिकट लेके जरूर देखिए। ये हाउस ऑफ वैरायटी रीजेंट सिनेमा हॉल का जो छोटा सा हॉल है, मात्र उसमें 50 जगह हैं। या तो आप बुक माई शो पर उसको बुक करा सकते हैं, या फिर उसको जाके भी टिकट लेके जरूर जाइए। आज और कल है, आज देखेंगे तो हाँ, आज ये अंतिम रहेंगी, तो जाके आज अभिनेता भी। अभिषेक, आपसे आग्रह है कि ये किताब लाके अनामिका जी को जरूर दें। ये अभिषेक यहाँ के कर्ता धर्ता है बिहार आर्ट थिएटर के, और एक सुष्मिता जी को आपने देखे ही, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कितना एक ही बात मुझे लगा था कि 28 साल के बाद देख रहा हूं तो बदल गई, आप अभी भी उतनी ही सुंदर लगती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आ जाए गीत। आ जाएगी। लेकिन एक चीज और कीजिए कि आप वर्कशॉप के लिए जरूर बुलाइए रणधीर जी। हेलो हेलो, यहाँ आए हुए तमाम लोगों का मैं राजन कुमार जन संस्कृति मंच की ओर से सलाम पेश करता हूँ। और यह गीत है डॉक्टर महेश्वर जी की। सृष्टि बीज का नाश न हो, हर मौसम की तैयारी है। सृष्टि बीज का नाश न हो, हर मौसम की तैयारी है। कल का गीत लिए होठों पर आज लड़ाई जारी है, आज लड़ाई जारी है। कल का गीत लिए होठों पर आज लड़ाई जारी है, आज लड़ाई जारी है। सृष्टि बीज का नाश न हो, हर मौसम की तैयारी है। कल का गीत लिए होठों पर आज लड़ाई जारी है, आज लड़ाई जारी है। हर आंगन का बूढ़ा सूरज परचम दहक उठा। काल सिंधु का ज्वार परिश्रम के फूलों में महक उठा। हर आंगन का बूढ़ा सूरज परचम दहक उठा। काल सिंधु का ज्वार परिश्रम के फूलों में महक उठा। नाश और निर्माण जवानी की निश्चल किलकारी है।
नाश और निर्माण जवानी की निश्चल किलकारी है। कल का गीत लिए होठों पर आज लड़ाई जारी है, आज लड़ाई जारी है। सृष्टि बीज का नाश न हो, हर मौसम की तैयारी है। कल का गीत लिए होठों पर आज लड़ाई जारी है, आज लड़ाई जारी है। धरती की निर्मल इच्छा का ताप गुलमोहर इधर खिला, परिवर्तन की अंगराई का स्वप्न फसल को उधर मिला। धरती की निर्मल इच्छा का ताप गुलमोहर इधर खिला, परिवर्तन की अंगराई का स्वप्न फसल को उधर मिला। नील गगन पर मृत्युहीन नवजीवन की गुलकारी है, नील गगन पर मृत्युहीन नवजीवन की गुलकारी है। कल का गीत लिए होठों पर आज लड़ाई जारी है, आज लड़ाई जारी है। सृष्टि बीज का नाश न हो, हर मौसम की तैयारी है। कल का गीत लिए होठों पर आज लड़ाई जारी है, आज लड़ाई जारी है। जंजीरों से क्षुब्ध युगों के प्रणय गीत सिरन फेरी, मुक्ति पिया की पग ध्वनि लेकर हर घर लगा रही फेरी। जंजीरों से क्षुब्ध युगों के प्रणय गीत सिरन बेरी, मुक्ति पिया की पग ध्वनि लेकर घर घर लगा रही फेरी। हर नारे में महाकाव्य के सृजन कर्म की बारी है, हर नारे में महाकाव्य के सृजन कर्म की बारी है। कल का गीत लिए होठों पर आज लड़ाई जारी है, आज लड़ाई जारी है। सृष्टि बीज का नाश न हो, हर मौसम की तैयारी है। कल का गीत लिए होठों पर आज लड़ाई जारी है, आज लड़ाई जारी है। कल का गीत लिए होठों पर आज लड़ाई जारी है, आज लड़ाई जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद राजन जी। दोस्तों अब ये कार्यक्रम यहाँ समाप्त होता है। आप सब फिल्म देखने जरूर जाए शाम को। हमेशा की तरह इतनी इज्जत देना, इतना प्यार देना रणधीर